देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो हमारा HTML का पेज है, ये जो हमारा HTML का पेज है, हमें HTML को प्रोग्राम करना है, हमें प्रोग्रामिंग करना है, तो इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी प्रोग्रामिंग का जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहता है, HTML और जावास्क्रिप्ट के बीच में इन दोनों को कनेक्ट करने का एक तरीका बनाया गया, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए क्या बनाया गया, डॉम बनाया गया, जिसको हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप HTML को जावास्क्रिप्ट में ले जा सकते हो। ठीक है, आपसे इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय डॉम। मैं जरा ऑनलाइन स्टूडेंट से एक बार देख लूं, सभी कनेक्टेड हैं, सभी को स्क्रीन दिख रही है या फिर नहीं। स्क्रीन नॉट विजिबल। बेटा कैलकुलेटर वाले पे आ रहे हैं प्रिंस, सुधांशु मुदगल। स्क्रीन नॉट विजिबल सर, वॉइस आपकी स्लो आ रही है, स्लो आ रही है। चेक करो दोबारा, आनी चाहिए यार, काफी तेज तो बोल रहा हूँ। रोनित कुशवाहा कह रहे हैं, काफी लोग परफेक्ट कह रहे हैं, आ रही है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं पढ़ने का। देखो जैसे एक क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन क्या आया, प्रिंस ने कहा कि सर कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम बता दीजिए। प्रिंस मैं प्रोग्राम बताऊंगा, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, जैसा कल मैंने पढ़ा आपको धीरे धीरे, पहला शिष्य शायद आपका लेक्चर था, धीरे धीरे करके समझ में आया आपको, तो यहाँ भी धीरे धीरे करके समझ में आएगा। कैलकुलेटर बनाना कोई सोल्यूशन नहीं है। आप कैलकुलेटर बना के खुश हो सकते हो, मैं खुश नहीं हूँ, समझना मेरी बात को। हमारा टारगेट क्या है कि आपको इस ढंग से समझ में आ जाए कि आप आगे चल करके डेवलपमेंट के पार्ट्स बन पाओ। आप कुछ कैलकुलेटर बना के कुछ नहीं होना है। कैलकुलेटर एक बच्चे से ना भी बना, लेकिन कॉन्सेप्चुअल वो समझ गया तो आगे काम कर सकता है। तो मैं उसी को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे कनेक्ट हो जाओगे और आप समझोगे, आप समझोगे। असना कुछ कह रही है, मैंने असना आपके स्पीकर ऑन किया, बताओ क्या कहना चाह रहे हो। चलिए अभी कुछ नहीं कहना चाह रही शायद असना, मुझे आपकी आवाज आ नहीं रही है। अगर आप कुछ कह रहे हैं तो चैट बॉक्स में लिखो। चलिए ठीक है, अब देखो जरा ध्यान समझने की कोशिश करो। हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेटर बनाने के लिए उसके बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा, अदरवाइज हम फंसे रहे। कैलकुलेटर बनाना सीख जाएंगे, फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फंसेंगे, फिर लॉगिन में फंसेंगे, फिर पता नहीं कितनी सारी चीजों में हम फंसते रहेंगे। एक बार हम ये कॉन्सेप्ट को ही खत्म करते हैं। देखो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, नाम क्या है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इज अ थ्योरी बाय व्हिच वी कैन कनेक्ट HTML विद जावास्क्रिप्ट। HTML विद जावास्क्रिप्ट। तो ये कहता क्या, अगर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की बात करें तो जो HTML है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर डॉक्यूमेंट है, और जो जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट है। इधर का डॉक्यूमेंट, उधर में जो HTML के अंदर डॉक्यूमेंट है वो जावास्क्रिप्ट में आकर क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। और इन दोनों को मिलाकर के जो मॉडल बनाएगा उसको हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल या डॉम कहते हैं। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इज अ टेक्निक बाय व्हिच वी कैन एक्सेस HTML एलिमेंट इनटू जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, HTML एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हो, HTML एलिमेंट्स की वैल्यूज को पढ़ सकते हो, HTML एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट्स को पढ़ सकते हो। ये सारे काम आप कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को यूज करके। ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को यूज करके आप सारा का सारा काम कर सकते हो। तो अब आप मुझे बताओ जरा, इतनी बात समझ में आ रही है। अब आपको क्या समझना है, मैंने कहा था कि सब कुछ मैं वेरिएबल से एक्सप्लेन करूंगा, ऐसा मैंने कई बार कहा है। अब ध्यान समझना, जावास्क्रिप्ट के अंदर where x = 5 लिखा है, तो ये सबको समझ में आ रहा है कि x एक वेरिएबल और उसके अंदर क्या रखा हुआ है, 5 रखा हुआ है। अगर मैं आपसे कहूं कि x की वैल्यू 5 का 10 करो तो आप क्या करोगे, ऐसे ही तो करोगे। मैं थोड़ी देर बाद कहता हूं कि इसको कंसोल में प्रिंट करो तो क्या करोगे। ये क्यों कर पा रहे हो, क्योंकि एक आप वेरिएबल को समझते हो, वेरिएबल में रखे हुए डेटा को समझते हो, तो आप प्रिंट कर पा रहे हो।
अब ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। All HTML elements are treated as variable in JavaScript। ये लाइन नोट करके लिख लो। DOM tell us all HTML elements are used as variable into JS। DOM tell us all HTML elements are used as variable into JS। जावास्क्रिप्ट के अंदर ये सब के सब वेरिएबल्स होंगे, सब के सब वेरिएबल्स होंगे। तो जरा आप ऊपर से देखना स्टार्ट करो, पहला एलिमेंट कौन सा है? तो HTML भी क्या होगा, यहाँ पर एक वेरिएबल होगा। तो क्वेश्चन क्या होगा कि सर इस वेरिएबल को कैसे एक्सेस करें जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। दूसरा क्या है? हेड, हेड भी एक वेरिएबल होगा। तीसरा क्या है? बॉडी, बॉडी भी एक वेरिएबल होगा। चौथा क्या है? डॉक्यूमेंट, टेबल, टेबल भी एक वेरिएबल होगा। TR भी होगा, TD भी होगा, लेबल भी होगा, इनपुट भी होगा। सभी के सभी वेरिएबल्स हैं। और वेरिएबल्स का काम क्या होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ वेरिएबल? स्टोर द डेटा, बस। यानी कि HTML ने भी कुछ डेटा रखा हुआ है, हेड ने भी कुछ डेटा रखा हुआ, बॉडी ने भी कुछ डेटा रखा हुआ, टेबल ने भी कुछ डेटा रखा हुआ, TR ने भी, TD ने भी, लेबल ने भी और इनपुट ने भी। इन सभी के सभी ने कोई ना कोई डेटा स्टोर किया हुआ, यही मतलब हुआ। जब इन सभी के सभी ने कोई डेटा स्टोर किया तो उस डेटा को हमें कैसे रीड करना है, कैसे राइट करना है, यही आना चाहिए। हमने कहा दो चीजें समझते हैं, डेटा को कैसे स्टोर करना, डेटा को कैसे रिट्रीव करना है। ये दो पॉइंट समझेंगे तो हमारा काम, हम बड़े आराम से ये काम कर सकते हैं और बड़े आराम से हम चीजें कर सकते हैं, ठीक है। अब किसी वेरिएबल को पढ़ने और समझने के लिए, जैसे हमने कहा क्या, एक्स वेरिएबल को कैसे क्यों आप एक्सेस कर पा रहे हो, क्योंकि आप इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करते हो इसके नेम से। इसका नेम क्या है? एक्स, या इसकी आईडी क्या है? एक्स। तो आप कहते हो एक्स के अंदर 5 स्टोर करो, एक्स को 10 करो, एक्स को 20 करो, क्योंकि उसको रेफर करने के लिए आपने क्या किया हुआ है, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक वेरिएबल आपने बनाया। एक्स को रेफर करने के लिए एक वेरिएबल बनाया है। अगर आपको कहूं मैं कि भाई आपके पास एक वाई वेरिएबल है जिसके अंदर हेलो लिखा हुआ है, तो एक्चुअल वैल्यू तो हेलो है। इस हेलो को रेफर करने के लिए जावास्क्रिप्ट में आपने क्या बनाया हुआ है? एक वेरिएबल बनाया, वाई बनाया। इस वाई के हेल्प से हेलो को चेंज कर सकते हो, हेलो को रीड कर सकते हो, हेलो को कहीं प्रिंट कर सकते हो। तो जो सारा का सारा कुछ होना है वो किसकी वजह से होना है? इस वाई वेरिएबल की वजह से होना है, इस वाई वेरिएबल की वजह से होना है। तो ये सारा का सारा वाई वेरिएबल की वजह से होना है। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, इस वाई वेरिएबल की वजह से हो जाएगा और हम इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। हम इसको पढ़ लेंगे, हम ये काम करेंगे। मैं देखूं ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन रेज कर रहा है। अच्छा ठीक है, असना कह रही कि सर फॉर्म में 2 नंबर्स एंटर करके सम किया, फिर आउटपुट में कुछ भी नहीं डिस्प्ले हो रहा है। अब देखो बात ध्यान समझो, कल मेरा टास्क क्या था? मैंने आप लोगों को क्या बोला था टास्क? मैंने बोला था कि पेज को डिजाइन कर लेना, यही बोला था ना। मैंने बोला था क्या 2 नंबर को सम कर लेना? नहीं बोला था। तो कुछ लोगों को आता था, कुछ लोगों ने कर लिया, जिन्होंने नहीं किया, अभी मैंने पढ़ाया नहीं तो आप कर नहीं पाए, तो मैं इसको कुछ कमी मानता नहीं हूँ। जब मैं पढ़ा दूंगा और आप नहीं कर पाओगे फिर आप सोचना कि आप नहीं कर पाए। समझ में आ रहा है? तो अभी थोड़े टाइम में स्टेप वाइज पढ़ते हुए मैं आपको पहुंचा दूंगा। कितनी जल्दी इच्छा हो रही है कि जल्दी जल्दी कैलकुलेटर बना ले, ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे बनता है, ठीक है। कैलकुलेटर एक स्टेप तक धीरे धीरे आप सीख जाओगे, उसके बाद आप बढ़ो, फिर बड़े प्रोजेक्ट्स बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। आयुष कह रहे फर्स्ट लेक्चर है। आयुष थोड़ा कोशिश करना है आपको, मुझे लगता है थोड़ा वेरिएबल वगैरह आप समझते होगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा क्या कि HTML का ये हमारा आज का टारगेट है, कैलकुलेटर बनाना हमारा टारगेट है। तो मैं HTML स्ट्रक्चर को जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे रीड राइट करते हैं ये मैं आप सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो उसके लिए मैंने अभी क्या बताया, मैंने बताया कि HTML में HTML एलिमेंट होते हैं, हेड एलिमेंट होता है, बॉडी एलिमेंट होता है, टेबल एलिमेंट होता है। जब मैं HTML और जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट करता हूं तो ऑल HTML एलिमेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू जावास्क्रिप्ट व्हाट? ऑब्जेक्ट और वेरिएबल। JavaScript object or variable. By object and variable we can access every element of HTML.
ठीक है, हम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ये पॉइंट्स को, इस बात को आपको दिमाग में रखना है और आगे आपको काम करते हुए चलना है। ठीक है, मेरी आवाज लास्ट रो तक आ रही है प्रॉपर? चलिए ठीक है। तो हमने ऐसा किया, हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए, हमने ऐसा कर लिया। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, इसको हम बनाते हैं, एक को हम बना लेते हैं, डिजाइन बना लेते हैं, देखते हैं कहाँ प्रॉब्लम आने वाली है, उसको कनेक्ट करते हैं और डॉम बना नहीं बना इसको हम देखने की कोशिश करते हैं, डॉम बना नहीं बना इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, विजुअल स्टूडियो कोड स्टार्ट करता है। जो फर्स्ट लेक्चर में आए हैं वो ये मान के चले कि हमें आपको अपने सिस्टम में क्या करना है, विजुअल स्टूडियो कोड बनाना है। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करना है, उसको ओपन कर लेना है और पैरेलली नोड.जेएस भी इंस्टॉल कर लेना है, नोड.जेएस भी इंस्टॉल कर लेना है। अब मुझे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है, तो मैंने क्या कहा, देखो जब भी आप जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम, जैसे कैलकुलेटर बनाना, तो दो फाइल आपको बनानी है। कैलकुलेटर बनाना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो कैलकुलेटर के लिए मैंने यहाँ पर ये प्लस, छोटा सा आसान सा काम है, मैं लिख देता हूँ। कैलकुलेटर के लिए हमने कहा calc.html, एक calc.html फाइल बना ली और फिर मैंने क्या किया, एक calc.js फाइल बना ली। दो फाइल बना लिया मैंने। एक सेकंड करा, चलिए मैं डॉम की बात कर रहा था और HTML में हम लोग एक एलिमेंट, एक ये जो डिजाइन दिया वो एक डिजाइन बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने ये वेब पेज ओपन किया और मैंने एक फाइल बनाई calc.html और एक फाइल बनाई calc.js। तो कोशिश क्या करनी है, हाँ ये बीच में फैन ऑफ कर देना। अभी चलेगा? चलो। तो हमने कहा HTML और कैल्सी वाले पेज पे हमें काम करना है। तो HTML में कुछ बॉयलर प्लेट कोड, जो बाय डिफॉल्ट कोड आता है, वो शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क आपको प्रेस करना है और एंटर करना। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, हमने टाइटल के अंदर हमने ये सिंपल लिख दिया। क्या लिख दिया? बॉडी के अंदर आते हैं, हमने कहा क्या, एक टेबल टैग बना दिया, अपने आप ही ये लेता रहेगा, आप बनाते रहेंगे। ठीक है, फिर हमने कहा टेबल के अंदर हमने एक tr ले लिया, tr के अंदर हमने क्या किया, एक td ले लिया। परफेक्ट। और td के अंदर हमने क्या किया, एक लेबल ले लिया। अब लेबल ले लिया, लेबल के जस्ट बाद मुझे क्या लगाना है, लेबल के बाद एक दूसरे td पे आते हैं और यहाँ पर हमने कहा इनपुट। इनपुट लिखते हो आप, जैसे इनपुट लिखोगे तो आपको इनपुट, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। इनपुट कम से कम मुझे लग रहा है कि 22 के आसपास इनपुट टाइप्स, अलग अलग टाइप के बेसिस पे अलग अलग इनपुट है और आप सभी को क्या करना है, हर टाइप के इनपुट्स को पहचानना है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा इनपुट लिया, कॉलन टाइप कौन सा लिया हमने, टेक्स्ट। इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लिया हमने। तो एक हमने बनाया। देखो अब इसमें क्या आ रहा है, इसमें नेम और आईडी लिखने को आ रहा है। क्या सर ने ये एक्सप्लेन कर दिया है क्या आप लोगों को, नेम और आईडी? नहीं किया, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान समझना। हमने केवल क्या किया अभी, अगर देखो थोड़ा सा इसमें भी गैप दे दें हम, ये दिखाई दे रहा है टेबल के अंदर एक tr बनाया, एक tr के अंदर लेबल लिखा और ये इनपुट लिखा। लेबल में जो आप डिस्प्ले करना चाहते हो, हमने कहा नंबर 1 हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, हमने कॉलन लगा दिया, यहाँ पर सेव कर दिया। अब इतना सेव करने के बाद अगर आप इसको गो लाइव करोगे, ध्यान दो, तो ऐसा कुछ दिख रहा है। हमने कहा कंट्रोल माइनस, थोड़ा सा परसेंटेज ज्यादा हुआ दिखाई दे रहा है। नंबर 1 ऐसा ही बनाना चाह रहे थे हम, ऐसे ही बनाना चाह रहे थे। नंबर 1 आ गया हमारे पास, ये नंबर 1 आ गया टेबल के साथ, ये नंबर 1 बना हुआ आ गया। तो हम आगे ऐसे ही चीजों को रिपीट करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, मैंने क्या किया, ये tr, एक tr बनाया, इसी tr को कंट्रोल C कॉपी करेंगे, एक दूसरा tr बना दिया और नंबर 1 की जगह मैंने क्या किया, नंबर 2 कर दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, एक और tr बना दिया, इसमें इसको क्या कर दिया मैंने, रिजल्ट कर दिया। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, इसके नीचे आते हैं, एक और tr ले लिया हमने। ठीक है, एक और tr ले लिया और इसके अंदर हमने क्या किया, td लिया, देखते रहना ध्यान से, td लिया और एक td के अंदर हमने क्या किया, एक इनपुट टाइप क्या लिया हमने, बटन। ठीक है, और वैल्यू में हमने क्या दे दिया, प्लस दे दिया। अब इसकी कॉपी बना लेते हैं, प्लस फिर माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड,
सेव कर दिया मैंने, देखो जरा अभी कैसा दिखता है ये, आप जब यहाँ आप देखोगे सेव करने का कुछ अजीब सा दिख रहा है, लेकिन हमने बना दिया। ठीक, हमने बना दिया। इसको एक साथ मैच करने के लिए हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे कि पहला जो नंबर 1 ये लेबल है, ये नंबर 1 लेबल जो है 2 कॉलम का स्पेस ले ले, और ये जो टेक्स्ट है ये भी 2 कॉलम का स्पेस ले ले। तो इसके लिए एक एट्रीब्यूट होता है, सर ने बताया होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ। देखो जरा, इसके लिए एक एट्रीब्यूट होता है, ये जो आप यहाँ ऊपर यूज करो, देखना जरा ध्यान से, ये जो tr के अंदर ये जो td यूज किया, मैंने क्या किया, इस td को मैंने कहा कॉल स्पेन। देखना जरा, कॉल स्पेन इक्वल्स टू मैंने क्या कर दिया, 2 कर दिया, यानी कि ये कितने कॉलम का स्पेस लेगा, वो 2 कॉलम्स का स्पेस लेगा। ठीक है, तो मैंने कॉल स्पेन 2 कर दिया इसके लिए, और दूसरे के लिए भी, इस इनपुट के लिए भी मैंने 2 कर दिया, सॉरी इनपुट नहीं, इस td के लिए, दोनों td के लिए 2 और 2, टोटल कॉलम कितने हो गए, 4 कॉलम्स हो गए। ठीक है, ऐसा मैंने सभी के साथ कर दिया, यहां भी कर दिया और यहां भी कर दिया। इसके साथ साथ मैंने रिजल्ट वाले में भी कर दिया और इसमें भी कर दिया। इससे फायदा क्या होगा कि अब ये थोड़े से मैचिंग में दिखाई देंगे, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक गया, ये थोड़ा और स्टाइल करेंगे, अरेंज करेंगे तो बिल्कुल अच्छा दिखेगा, लेकिन बहुत अच्छा भी दिखाने में हम इंटरेस्टेड नहीं। हमने कहा नंबर 1, नंबर 2 और रिजल्ट आ गया, हमारे पास ये आ गया, ये हमारे पास डेटा आ गया, हमारे पास डेटा आ गया, मीन्स हमारे पास ये पेज रेडी है। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इस प्लस पे हमने 56 लिखा, यहाँ पर मैंने 7 लिखा, इस प्लस पे काम करना चाहिए, ये प्लस पे काम करना चाहिए, जो अभी नहीं कर रहा है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले हमें क्या करना है, इस पेज को जावास्क्रिप्ट से हमें कनेक्ट करना है। पहला टारगेट वर्क है, इस पेज को जावास्क्रिप्ट से हमें कनेक्ट करना है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट से कनेक्ट करने का तरीका क्या होता है, देखो जब भी आप जावास्क्रिप्ट से कनेक्ट करो तो ये जैसे इसकी जावास्क्रिप्ट की फाइल है, इस फाइल के अंदर टॉप पे एक लाइन लिखो, आप टॉप पे एक लाइन लिखो, क्या अलर्ट लिख करके आपने कुछ भी कर देना, इसके ऊपर ओके लिख देना। ये टेस्टिंग का तरीका, सभी टेस्ट कर लेंगे, पहले जब शुरू में नए पे आप काम करते हो तो एक बार टेस्ट जरूर करना चाहिए। ओके लिख दिया। अब जब आप इस पेज को रन कराओगे तो ओके लिखा हुआ आना चाहिए, अभी आ रहा है क्या, जब तक ओके लिखा हुआ प्रिंट नहीं करेगा इसका मतलब ये कनेक्टेड नहीं है। तो कनेक्टेड क्यों नहीं है, क्योंकि हमने अपनी HTML से इस जावास्क्रिप्ट फाइल को कनेक्ट नहीं किया है। तो देखो जरा ध्यान से, कनेक्ट करने के लिए हम लोग नीचे आएंगे, इस बॉडी से जस्ट पहले आपको क्या करना है, कौन सा टैग लगाना है, स्क्रिप्ट टैग लगाना है आपको, स्क्रिप्ट टैग और सोर्स। इस सोर्स में आपको क्या करना है, डॉट/ और calc.js कर देना है, और जैसे इसको सेव करोगे और यहाँ देखोगे कनेक्टेड, ओके आ गया ना, इसका मतलब है कि जावास्क्रिप्ट की फाइल कनेक्ट हो गई है। सिंपल सा लॉजिक है कि आपने पहले स्टेप की टेस्टिंग क्या है कि आपने जावास्क्रिप्ट की फाइल को कनेक्ट कर देना है। HTML के साथ कौन सी फाइल लोड हो रही है, जावास्क्रिप्ट की फाइल लोड हो रही है, यानी कि अब जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कोई कोड करेंगे तो वो कोड वैलिड है, वो कोड चलेगा हमारे इस HTML पेज के साथ चलेगा। मैंने इसको ओके किया और बार बार इसको अलर्ट न कराने के बजाय फिर मैं इसको क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के लिए Ctrl+K ऐसे कनेक्ट कर दिया हमने फाइल। यहां तक क्लियर है सभी को, ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक सभी को क्लियर है, चलिए ठीक है। अब देखना ध्यान से, हमारा टारगेट क्या है, हम क्या चाहते हैं, जैसे जैसे हम इच्छा सोचेंगे क्या चाहते हैं वैसे वैसे हम काम करेंगे। तो देखना ध्यान से, मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं क्या, ये जो हमारे पास पेज है यहां पर मैं 56 लिखूं। ये 56 कहीं ना कहीं मेरे पास कहां आना चाहिए, ये जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है, इस जावास्क्रिप्ट के फाइल के अंदर मुझे 56 को रीड करना है। मुझे जावास्क्रिप्ट के फाइल के अंदर किसको रीड करना है, 56 को रीड करना है। अगर मैं यहाँ पर 56 नहीं रीड कर पाऊंगा तो प्रोग्रामिंग तो कर नहीं पाऊंगा। तो अभी आपको क्या सीखना है कि HTML के अंदर जो इनपुट लगे हुए हैं उन इनपुट को जावास्क्रिप्ट के अंदर रीड कैसे करोगे या फिर राइट कैसे करोगे। रीड और राइट ऑपरेशंस में चेंजेस सीखने, समझ में आ रही है, चेंजेस सीखने। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितने HTML के एलिमेंट्स हैं उन सभी को वेरिएबल्स के फॉर्मेट में जावास्क्रिप्ट के साथ जोड़ना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट के साथ जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ेंगे कैसे, ये क्वेश्चन मार्क है। तो ये धीरे धीरे करके हमें सीखना है, जोड़ेंगे कैसे। तो समझो जरा, ये कहता क्या है, ये कहता क्या है, ध्यान से देखना जरा। मैं फिर इस पे आता हूं, जोड़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आता हूं कि जो HTML है, HTML स्टार्ट कहां से हो रहा है, HTML टैग से स्टार्ट हो रहा है।
तो जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आप जाओगे, देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आप जाओगे तो ध्यान देना, जावास्क्रिप्ट के अगर अंदर जाओगे आप, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो यहां पर HTML टैग है, देखना ध्यान से, जो यहां पर HTML एलिमेंट है, ये एलिमेंट जावास्क्रिप्ट के अंदर जाकर के क्या बन जाता है, डॉक्यूमेंट नाम का एक वेरिएबल बन जाता है ऑटोमेटिक। डॉक्यूमेंट नाम का एक वेरिएबल बन जाता है ऑटोमेटिक। कैसे पहचानोगे, ध्यान से देखो, मैं प्रूफ बताता हूं, ध्यान से देखो कैसे पहचानोगे। मैंने क्या किया, यहां पर console.log लिखा और लॉग लिखने के बाद मैंने इसमें क्या किया, डॉक्यूमेंट को डायरेक्ट लिख दिया। console.log में क्या लिखा मैंने, डॉक्यूमेंट लिख दिया। अब देखना जरा गौर करना, जब ये पेज रन हो रहा है, जब ये पेज रन हो रहा है तो console.log में आपने डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। अब चेक करो कि क्या वो डॉक्यूमेंट प्रिंट हो रहा है क्या, देखना ध्यान से, console.log में वही डॉक्यूमेंट प्रिंट होना चाहिए। ये देखो ये डॉक्यूमेंट प्रिंट हो रहा है। अब इसके अंदर ये जो एरो की दिख रहा है, अब इसको ध्यान से देखते जाओ, इसके अंदर आओ, HTML दिख रहा है, हेड दिख रहा है, बॉडी दिख रहा है, ये सारा दिख रहा है आपको। बल्कि इसमें चेक करने के लिए, काम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या, आपको अपने आप से समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, ध्यान से देखते रहो एक एक एलिमेंट को आप कैसे। यहाँ मैंने दिखाया था कि यहाँ पर आपके पास क्या है, वॉच विंडो भी है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, इसमें क्रोम में, उसकी भी डिफॉल्ट सेटिंग चेंज करनी है। मैं इसको क्रोम में ओपन करता हूँ, सेम पेज आ गया हमारे पास। मैं यहाँ पर इसको इंस्पेक्ट कर रहा हूँ। जब मैं इसको इंस्पेक्ट करूंगा तो कंसोल में मेरे पास वही डॉक्यूमेंट दिख रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोल में डॉक्यूमेंट दिख रहा है मुझे, और मैं चाहूं तो यहाँ पर अपने आप भी क्या टाइप कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट टाइप कर सकता हूँ। जैसे मैं डॉक्यूमेंट लिखा और डॉक्यूमेंट लिख के एंटर हिट किया, फिर से ये डॉक्यूमेंट का दिख गया। अब डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चीजें हैं ध्यान से देखना। अगर मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट HTML है, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्या मिलेगा हमें, इसके अंदर जाओगे तो आपको हेड मिल जाएगा। ध्यान देना, इसके अंदर जाओगे तो क्या मिलेगा, आपको हेड मिल जाएगा। एंटर करेंगे तो देखो हेड टैग दिख गया इसके अंदर। मीन्स इसी डॉक्यूमेंट के अंदर सब कुछ है। अगर डॉक्यूमेंट HTML है तो HTML के अंदर दो चाइल्ड है, एक हेड है और दूसरा क्या है, बॉडी है। अगर आप गौर दोगे तो आपको एक के अंदर दूसरा, एक पेरेंट के अंदर अगर उसके चाइल्ड को एक्सेस करना है तो ऑपरेटर कौन सा यूज होगा, डॉट ऑपरेटर यूज होगा। ये ध्यान रखना है, ऑपरेटर डॉट यूज होगा। तो मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट हेड लगाया तो हेड के अंदर चला गया। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी लगाऊंगा तो किसके अंदर चला जाएगा, बॉडी के अंदर चला जाएगा। अब बॉडी के अंदर आप इन सभी टैग्स को स्टडी करो। देखो ध्यान दो कि इन टैग्स को स्टडी करो जरा, किसके अंदर कौन से हैं, ध्यान देना किसके अंदर कौन से हैं। तो देखो ये मेरा पूरा का पूरा कोड है। मैं HTML को डॉक्यूमेंट से एक्सेस कर रहा हूं, तो मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी लगा हुआ, तो क्या ये बॉडी में आ जाएगा। बॉडी के अंदर डॉट लगा के क्या लगाऊंगा मैं, टेबल, तो टेबल में चला जाएगा। टेबल के अंदर डॉट लगाऊंगा क्या मिलेगा, TR, TR में चला जाएगा। TR के अंदर डॉट लगाऊंगा TD, TD में चला जाएगा। अब TD के अंदर डॉट लगाऊंगा तो लेबल में चला जाएगा। फिर इस इनपुट को पकड़ने में मुझे दिक्कत हो रही है, यहाँ तक कैसे पहुंचे। तो कहने का मतलब क्या है कि डॉट 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 लगा करके आप किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, इतना तरीका आपके पास दिया गया है। लेकिन ऐसे हम कैसे एक्सेस करते रहेंगे, बड़ा दिक्कत की बात है कि इतने डिफिकल्ट, इतने सारे डॉट लगा करके और पूरे आर्किटेक्चर को देख करके काम करना डिफिकल्ट है। तो जावास्क्रिप्ट वालों ने क्या किया, आपको सर्च करने का एक तरीका दे दिया। किसी एक, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, किसी एक एलिमेंट को अगर आपको रेफर करना है, किसी एक एलिमेंट को रेफर करना है, तो उस एलिमेंट के आईडी के हेल्प से आप उस एलिमेंट को क्या कर सकते हो, रेफर कर सकते हो। जैसे ध्यान देना, जैसे ध्यान देना, मैं क्या चाहता हूं, ध्यान देना और सभी बात समझने की कोशिश करना। मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं क्या, इस पेज पे आगे हम लोग यहां पर है। अब मेरे पास जिस एलिमेंट पे प्रोग्रामिंग करनी है, आपको किस पे प्रोग्रामिंग करनी है, लेबल पे कोई प्रोग्रामिंग करनी है क्या, शायद नहीं। हमें किस पे प्रोग्रामिंग करनी है, इनपुट पे प्रोग्रामिंग करनी है। तो जब मैं इनपुट टैग लगाऊंगा तो दो चीजें देना जरूरी है, एक नेम और दूसरा आईडी। आईडी आप सोचो कि आईडी हमेशा यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम देते हैं। पूरे पेज में जितने आप एलिमेंट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहते हो उन सभी को आप आईडी दो। और प्रैक्टिकली अगर कहूं तो जिनको आपको प्रोग्रामिंग में यूज करना है उनको आईडी देना स्टार्ट करो। जैसे मुझे इस इनपुट को आईडी देना है, अब आईडी मैं कैसे दूं, इसका कोई ना कोई नेमिंग कन्वेंशंस फॉलो करो। पहली बात तो लिखने का तरीका फॉलो करो कि हम लोग जो यूज करेंगे वो कैमल केसिंग यूज करेंगे। कैमल केस का मतलब क्या है,
कि आप क्या करोगे, स्टार्ट करोगे स्मॉल लेटर से और जहां स्ट्रेस होगा वहां पे कैपिटल लेटर हम दे देंगे। अब नेम कैसे देना है ध्यान समझना, नेम कैसे देना है, जैसे ये जो नेम और आईडी कैसे देना है, ये जो इनपुट है नंबर 1 स्टोर करने के लिए यूज हो रहा है, इनपुट है नंबर 1 स्टोर करने के लिए यूज हो रहा है, तो हम लोग कुछ प्रीफिक्स के साथ काम करेंगे। इसका आईडी क्या देंगे ध्यान समझना, इसका आईडी देंगे, हमने कहा क्या, इसका आईडी दे दिया, हमने कहा इनपुट, इनपुट दे दिया। इनपुट देने से सारे इनपुट को वो कवर करता है, तो हमें कोशिश क्या करना चाहिए, इसके टाइप से इसको डिफाइन करो। इसका टाइप क्या है, टेक्स्ट है ना, तो एक प्रीफिक्स जोड़ लो, क्या, टेक्स्ट, और किस चीज के लिए यूज हो रहा है, नंबर 1 के लिए। तो देखो आईडी मैंने क्या दिया, आईडी से मुझे इनपुट का टाइप पता चल रहा है कि इसका टाइप क्या है, टेक्स्ट टाइप है, और नेम क्या है इसका, मींस किस लिए यूज हो रहा है, तो नंबर 1 के लिए यूज हो रहा है। तो मेरे लिए कंफ्यूजन कम हो गया। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो आप जरा सोच करके बताओ कि ये जो दूसरा वाला इनपुट है इसकी आईडी क्या होनी चाहिए, टेक्स्ट नंबर 2। सभी का स्टैंडर्ड कॉमन मैच करने लगा, तो हमने क्या किया, टी एक्सिट टेक्स्ट नंबर 2। किसी का डाउट? अब इसका बताओ तीसरे वाले का क्या आईडी होना चाहिए, टेक्स्ट रिजल्ट। क्या ये लिखने में, और देखो ध्यान समझो जरा, मैं इतना सिखा रहा हूं उसके बाद भी आप नंबर 1 नंबर 2 कैपिटल स्मॉल लिखोगे तो सारा फॉल्ट आपका है। जैसे मैं सिखा रहा हूं ऐसे ही बनाना है, कोई टेक्स्ट नंबर NUMB आने लिए हमने जो सोच करके प्लान करके लिखा, सभी कैंडिडेट्स का, सभी स्टूडेंट्स का कोड बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए, सिमिलर मैच करना होना चाहिए। जब भी आप इंडस्ट्री में काम करते हो तो रैंडम लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती है। वहां बताया जाए तो कैमल किस फॉलो करो, पेपेट फॉलो करो, पास्कल फॉलो करो, जो फॉलो करो। लिखने का सिस्टम, वेरिएबल बड़े अच्छे से लिखना होता है, नहीं तो समझना बड़ा डिफिकल्ट है। एक एक पेज पे हजार वेरिएबल, आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे, उनको बड़ी दिक्कत आती है। तो आपको वेरिएबल्स वगैरह बड़े आराम से समझते हुए लिखना पड़ेगा। एक सेकेंड मैं जरा चेक करूं ऑनलाइन स्टूडेंट्स को ये समझ में आया कैमल केसिंग यूज करके हम कैसे काम करेंगे। वेरिएबल्स को मींस एलिमेंट्स को आईडी देना समझ में आ गया सभी को। तो आप ये समझ के रखो जिसको हमें प्रोग्राम करना है उन सभी को हमें एक आईडी देनी, और आईडी क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। आईडी क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। ये क्लियर है पिक्चर? चलिए ठीक है, आईडी यूनिक है। हमने 3 आईडी दे दिया, एलिमेंट्स को 3 आईडी दे दिया। अब ये भी मैं आपको बता दूं, ध्यान समझना जरा, आईडी के साथ साथ आप नेम देने की भी प्रैक्टिस बनाओ। आईडी के साथ साथ आप जो आईडी दे रहे हो वही नेम दे दो। तो जैसे ये टेक्स्ट रिजल्ट है, ये मैंने नेम में भी क्या दे दिया, टेक्स्ट रिजल्ट दे दिया। ये टेक्स्ट नंबर 2 है तो इसमें भी मैंने क्या दे दिया, नंबर 2 दे दिया। और ये टेक्स्ट नंबर 1 है, इसमें भी मैंने क्या दे दिया, इसमें। अब देखो दोनों में हमने सेम रखा। अब ध्यान से समझना, जो आईडी को क्या कह रहे हैं, यहाँ एट्रीब्यूट कह रहे हैं। एट्रीब्यूट समझते हो ना, एक बार मैं लिख देता हूँ, ठीक है, आप सबने पढ़ा फिर भी मैं लिख देता हूँ। मैं क्या लिखता हूँ, देखो HTML का जो बेसिक सिंटेक्स है उसमें हम क्या लिखते हैं, हमने क्या लिखा, एक नॉर्मल सी बात, हमने कहा क्या, हमने कहा यहाँ पर टैग दिया हमने, ठीक है, टैग हमने यहाँ पर ऐसे बंद किया, और फिर हमने क्या किया, यहाँ पर टैग दिया। देखो इस वाले टैग को हम क्या कहते हैं, इस वाले टैग को कहते हैं ओपनिंग टैग कहते हैं। इस वाले टैग को क्या कहते हैं, क्लोजिंग कहते हैं। यहां जो आप लिखते हो उसको हम क्या कहते हैं, कंटेंट कहते हैं। कंटेंट 2 टाइप के होते हैं, एक कंटेंट होगा जिसको हम कहेंगे HTML कंटेंट, और दूसरे को हम क्या कहेंगे, टेक्स्ट कंटेंट। 2 टाइप का कंटेंट होगा, और इसके अंदर जो लिखा जाता है, जैसे हमने कहा क्या, हमने कहा नेम इक्वल्स टू, हमने कहा नेम इक्वल्स टू समथिंग, फिर हमने कहा स्पेस ने आईडी इक्वल्स टू समथिंग। तो ये क्या है, ये क्या हमारे एट्रीब्यूट। ये दोनों के दोनों हमारे क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स किस लिए होते हैं, देखो ये जो टैग्स होते हैं, टैग्स हमें HTML वालों ने बना करके दे दिया है, हमें बाय डिफॉल्ट टैग्स बना करके दे दिया है। संदीप यार ये फैन चलाने पे ना ये पूरा हिलता है, ठीक है, इसका तरीका क्या है, तो उसको कट करना सही से, तो वो उससे दिक्कत नहीं। हाँ, वो सारी
पूरी हिलने से ये तो नहीं हिलना चाहिए। दीवार में लगाओ ना इसमें। नहीं वो नहीं, ये नहीं हिलता, ये प्रोजेक्टर हिलता है। अच्छा प्रोजेक्टर, वो भी नहीं हिलता। अच्छा चलो ठीक। ठीक, चलिए ठीक है। मैं कहा था, मैंने ये बता दिया, तो मुझे लगता है सबको पता है टैग क्या है। एट्रीब्यूट्स का काम क्या होता है? एट्रीब्यूट्स का काम स्पेशली डेटा स्टोरेज, देखो बनाया कैसे गया, क्यों बनाया गया, आपको ध्यान समझने की कोशिश करना है। एलिमेंट है, एलिमेंट के साथ एट्रीब्यूट्स है। तो HTML में जब कोई एलिमेंट जैसे कुछ बनाया जाता है, तो जब भी कुछ बनाया जाता है तो उसको एक डिफॉल्ट सेटिंग दे दी जाती है। जैसे HTML में आपने H1 एक टैग सुना, एक पैराग्राफ टैग सुना, तो पैराग्राफ और H1 टैग का जो डिफॉल्ट वैल्यू है उसको सेट करके दे दिया गया, एट्रीब्यूट्स के थ्रू दे दिया। लेकिन एज ए प्रोग्रामर, एज ए डेवलपर, आप क्या चाहते हो, उसको कस्टमाइज करना चाहते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाहते हो, तो आपको फैसिलिटी दी गई है कि HTML एलिमेंट्स के जो एट्रीब्यूट्स हैं, अगर उनको आप चेंज करोगे तो एलिमेंट्स में चेंजेस होंगे। अगर आप एट्रीब्यूट्स चेंज करोगे तो एलिमेंट्स में चेंजेस होंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, हर एलिमेंट्स के कुछ एट्रीब्यूट्स पढ़ने होते हैं। जैसे आईडी एक एट्रीब्यूट है। अभी आईडी एट्रीब्यूट कैसे पढ़ा आपने पढ़ा कि आईडी एट्रीब्यूट क्या करता है, किसी एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए क्या यूज होता है, आईडी एट्रीब्यूट होता है। जैसे आप देखोगे इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है स्टाइल, जिससे पूरी की पूरी CSS मेंटेन होगी। आप देखोगे एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है विड्थ, जिससे एलिमेंट का विड्थ कंट्रोल होगा। एक एट्रीब्यूट है हाइट, जिससे एलिमेंट का क्या कंट्रोल होगा, हाइट कंट्रोल होगा। तो ये सारे के सारे जो एट्रीब्यूट्स है, इन एट्रीब्यूट्स को आप यूज कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट में रीड भी कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट के थ्रू राइट भी कर सकते हो। समझ में आ रही बात? जावास्क्रिप्ट के थ्रू रीड भी कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट के थ्रू राइट भी कर सकते हो। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? तो देखो इसका एग्जांपल देते हुए मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। जहां भी किसी को नहीं समझ में आए वो पूछेंगे। अगर मैं पूछता हूं, किसी एक से पूछता हूं, ऑनलाइन स्टूडेंट से, जैसे मैं पूछूंगा स्पीकर ऑन कर लेंगे, जिस स्टूडेंट्स का नाम लूंगा स्पीकर ऑन कर लेंगे। अब मैंने इस इनपुट को चूज किया, ये दिखाई दे रहा है, इस इनपुट को चूज किया है। ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछ रहा हूं मैं एक ऑनलाइन स्टूडेंट का नाम ले रहा हूं, प्रदीप कश्यप। स्पीकर ऑन करोगे फास्ट, 10 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए। चलिए ठीक है, प्रदीप कश्यप ने। प्रदीप सुन पा रहे हो मुझे? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, पता नहीं क्या है। चलिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स की आवाज मेरे पास नहीं आ रही है, तो मुझे ऑनलाइन से ऑफलाइन से मैं पूछता हूँ। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मैं ऑफलाइन से पूछता हूँ। देखो क्वेश्चंस कैसे आपको समझने, क्वेश्चन कैसे आपको समझने हैं, ध्यान देना। मैंने कहा क्या कि ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट के अंदर, ठीक है, किसी से भी, आपका क्या नाम है पीछे बैठे? हाँ, आशीष नाम है ना? आदि बताना जरा, ये जो है इनपुट एलिमेंट के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट है? टोटल कितने एट्रीब्यूट्स दिख रहे हैं आपको? 3 दिख रहे हैं। कौन कौन से? टाइप, नेम और आईडी दिख रहा है। टाइप, नेम और आईडी दिख रहा है। ये एट्रीब्यूट दिख रहा है कौन सा? टाइप, नेम और आईडी एट्रीब्यूट दिख रहा है हमें। तो हमें 3 एट्रीब्यूट्स दिख रहे हैं। अब देखो ये 3 एट्रीब्यूट्स टाइप का पढ़ा गया। ये टाइप एट्रीब्यूट क्या करता है? एलिमेंट्स के टाइप को बताता है, टाइप के बेसिस पे इसका डिजाइन बदल जाता है। ठीक है, हमने कहा नेम और आईडी 2 एट्रीब्यूट। मैंने कहा आईडी एट्रीब्यूट वो है जिसके थ्रू आप एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करो। नेम एट्रीब्यूट भी वो है जिसके बेसिस पे आप एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब क्वेश्चन उठता है कि एक ही यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए 2 चीजें क्यों दी गई है? तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे और क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग करेंगे, तो क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम लोग फोकस्ड होंगे आईडी एट्रीब्यूट पे। जब हम यहां से डेटा कहां भेजना चाहेंगे? सर्वर को भेजना चाहेंगे। ध्यान देना, जब इस पॉइंट से क्लाइंट से डेटा मैं सर्वर को भेजना चाहूंगा तो आईडी एट्रीब्यूट वर्क नहीं करता। उस केस में कौन सा एट्रीब्यूट वर्क करता है? नेम। ये ध्यान रखो। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आईडी एंड नेम, तो आप बड़े आराम से बताना आईडी यूज टू हैंडल क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग एंड नेम यूज टू हैंडल सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। इतना क्लियर है? याद रहेगा आपको? ये हो गया। अब देखो जरा ध्यान से, एक एट्रीब्यूट है मैं यूज कर रहा हूं, यहां पर एक एट्रीब्यूट है
जिसको हम कहते हैं वैल्यू, दिखाई दे रहा है, और मैंने दिया 56, हार्ड कोडेड दे दिया 56। ध्यान देना, मैंने इसको सेव किया, हार्ड कोडेड 56 दिया और मैंने इसको सेव कर दिया। शायद यहां भी मैंने बनाया था ना, यहां 56 लिखा हुआ आ रहा है। देखो ध्यान समझना कि मैंने यहां 56 हार्ड कोडेड लिखा, 56 आ गया। इसका मीनिंग क्या है कि आप जो इनपुट के अंदर कुछ भी लिखते हो, जैसे ये लिखा मैंने, ये डेटा किस एट्रीब्यूट के अंदर जा रहा है? वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर जा रहा है। आपको यही बात ध्यान समझनी है, इनपुट के अंदर जो इंफॉर्मेशंस आप राइट करते हो वो सारी के सारी इंफॉर्मेशंस किस एट्रीब्यूट के अंदर जाकर स्टोर होती है? वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर स्टोर होती है। तो अगर मुझे किसी इनपुट एलिमेंट के इंफॉर्मेशंस को रीड करना है प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो आप बता सकते हो किस एट्रीब्यूट को रीड करना होगा? वैल्यू एट्रीब्यूट को रीड करना। ये पॉइंट, जितने इनपुट है 20-22 इनपुट, 20-22 के आसपास इनपुट एलिमेंट है, इनपुट एलिमेंट्स है, जितने इनपुट एलिमेंट्स है उनके इंफॉर्मेशंस को रीड करना है तो एक ही एट्रीब्यूट यूजफुल है और उसका नाम क्या है? वैल्यू। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर इसको हम रीड कैसे करें, ये इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर होती है। अगर इसका पिक्चर वाले फॉर्म में हम इसको समझ लें तो हम बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, इन सभी को रीड राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझना जरा, मैं क्या करता हूं, ऑनलाइन स्टूडेंट सभी यहीं से पिक्चर क्लियर हो जाएगी और आप काम करना स्टार्ट कर दोगे। देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं सभी, अगर मैं पूछूं ये जो एलिमेंट मैंने सेलेक्ट किया है इसकी आईडी क्या है? टेक्स्ट नंबर 2। ये याद होना चाहिए। कहोगे कि ये याद कहां से होगा? भाई लिखा आपने है, आपको याद नहीं होगा तो मत बनो डेवलपर। समझ रहे हो? कोई पूछा सर ये कहां से पता चला? बना हम रहे ना, हमें अगर कैलकुलेटर बनाना है, नंबर 1 हमने बनाया और हमें प्रोग्रामिंग करते वक्त उसका आईडी नहीं याद रह रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। प्रोग्राम करते याद होते हैं, नहीं तो हमें देख करके वहां से निकालना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो कुछ चीजें जैसे आईडी है वो आपको याद रहेंगी, 50 आईडी है तो भी याद रहती है, नहीं तो उसको जाकर ढूंढते हैं, एक एक को जाकर के ढूंढते हैं, बनाते हैं। जैसे अभी मैं कई बार आगे चल के दिखाऊंगा, जैसे हमने एक पेज बनाया, उससे एलिमेंट्स पढ़ लिया, जो वैलिडेशंस लगा रहा है, एक एक एलिमेंट पे जाके चेक करा उसकी आईडी क्या, उस आईडी को कैसे चेंज करना है। तो ऐसे बड़े सारे काम होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं। ये काफी स्मॉल लेवल पे हम लोग काम करें जिसमें सीखना है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि जितने मैंने एलिमेंट्स बनाए जिनको हम जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करना चाहते हैं उन सभी की आईडी आपको पता है। टेक्स्ट, पहले वाले का टेक्स्ट नंबर 1, दूसरे वाले का टेक्स्ट नंबर 2, तीसरे वाले का टेक्स्ट रिजल्ट। ये आपको पता चल गया। ये है हमारा टारगेट वर्क है, किसी तरह जो मैंने यहां लिखा है इसको मैं जावास्क्रिप्ट के पेज में रीड करूं, यही टारगेट वर्क है। अगर रीड कर लूंगा तो हमारा काम, रीड कर लूं और राइट भी कर लूं, कुछ चेंज भी कर लूं, दोनों काम अगर कर ले तो बड़ा मजा आ जाएगा। तो चलिए ठीक है, हम देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया, प्रिंट स्क्रीन में करता हूं, ध्यान देना, और इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। डेटा हमारे लिए प्रोग्रामिंग में सबसे इंपॉर्टेंट डेटा। अगर डेटा आपने रीड कर लिया तो आप कुछ भी कर सकते हो, और डेटा नहीं रीड कर पाया तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, देखो समझने की कोशिश करना। और मैं मेमोरी रिप्रेजेंटेशन बताता हूँ, ध्यान समझना। ये इनपुट है, ये इनपुट कहाँ है? HTML के अंदर है, और HTML के अंदर हमें कहाँ जाना है? इसको जावास्क्रिप्ट के अंदर ले जाना है। तो मैंने कहा ऑल एलिमेंट्स आर ए वेरिएबल। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा किसी तरह से मुझे इस एलिमेंट को, इसको देखो, एक सिंगल एलिमेंट को कैसे कहां ले आना है? एक वेरिएबल में ले आना है। तो मैंने माना क्या कि एक वेरिएबल बनाया वैर, और वेरिएबल बना रहे तो मैंने इसका नाम रख दिया क्या? वैर नंबर 1। देखो सिंटेक्स वाइज मैंने क्या लिखा? वैर नंबर 1 रख दिया, वेरिएबल है नंबर 1 रख दिया, और इसको हमें क्या करना है? इक्वल्स टू, इसको क्या करना है? कनेक्ट विथ इससे। तो मैं ये मान के चलता हूं जैसे भी कनेक्ट करेंगे, इसने किसको रेफर कर दिया?
इस इनपुट को रेफर कर दिया। कैसे रेफर किया? तो इसका मेमोरी डायग्राम समझने की कोशिश करो। वेरिएबल का नाम var नंबर 1 है, इसके बॉक्स कैसे बनेंगे ध्यान समझना, इसके बॉक्स इंपॉर्टेंट है। इसका बॉक्स कैसे बनेगा, ये मेमोरी के अंदर कुछ ऐसे बनेगा var नंबर 1, ये रेफरेंस वेरिएबल है, ये var नंबर 1। अब var नंबर 1 का ये बॉक्स बन गया और इसके साथ नीचे जानते हो क्या, एक ये बड़ा सा बॉक्स बनेगा। ये क्या बनेगा, बड़ा सा बॉक्स बनेगा। और जितने एट्रीब्यूट हैं इसके, जितने एट्रीब्यूट से, पहला एट्रीब्यूट बताना क्या है, सॉरी पहला एट्रीब्यूट क्या था, टाइप। पहला एट्रीब्यूट था टाइप, परफेक्ट। पहला एट्रीब्यूट हमने लिखा था क्या, टाइप, तो टाइप आ गया। दूसरा एट्रीब्यूट क्या था, नेम। तीसरा एट्रीब्यूट क्या था, आईडी। अब ध्यान देना, टाइप में क्या था, टेक्स्ट। नेम में क्या था, टेक्स्ट नंबर 1। आईडी में क्या था, एक और एट्रीब्यूट क्या है, अगर पहला वाला है तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, 56, क्या लिखा है, AJFHGS, जो भी लिखा है, समझ रही। तो देखो क्या हुआ, हमने एक वेरिएबल, इसका कोई बेस एड्रेस होगा प्रोग्रामिंग की भाषा में अगर समझो तो 1000 है और ये इसको पॉइंट कर रहा है। कुल मिलाकर के क्या हुआ, एक बॉक्स बना, उस बॉक्स के अंदर जितने एट्रीब्यूट्स हैं सभी एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज आ गई। अब आपको क्या सोचना है, टाइप किसके अंदर है, var नंबर 1 के अंदर है। टाइप किसके अंदर है, var नंबर 1 के अंदर है। तो अगर मुझे जावास्क्रिप्ट के थ्रू इस टाइप को पढ़ना है तो मैं कैसे पढ़ूंगा, देखो जरा ध्यान से। टाइप को पढ़ना है तो मैंने कहा var t इक्वल्स टू, हम क्या लिखेंगे, var नंबर 1। var नंबर 1 इस वेरिएबल को कह रहा है, इसके अंदर टाइप को पढ़ना है तो टाइप एट्रीब्यूट इसके अंदर आ रहा है तो हम डॉट लगाएंगे और क्या लिखेंगे, टाइप लिखेंगे। तो टाइप के अंदर जो डेटा रखा वो पढ़ करके किसके अंदर ला देगा, वो t के अंदर। तो t के अंदर क्या आ जाएगा, टेक्स्ट आ जाएगा। अगर आप अब ये बताओ कि इससे मुझे अगर वैल्यू पढ़नी है तो कैसे पढ़ेंगे, हमने कहा var v इक्वल्स टू var नंबर 1 डॉट क्या लिखो, वैल्यू। वैल्यू लिखूंगा तो वही 5 6 और AJH जो भी है, वैल लिखते साथ यहाँ कर रहा हूं अभी तो बताया नहीं ना। मैंने कहा कि अगर कनेक्ट हो गया तब की हालत है, कनेक्ट करना सिखाऊंगा। देखो वो लाइन नहीं सिखाया ना अभी, मैंने लिखा कनेक्ट विद HTML से, तो कनेक्ट नहीं कर लोगे ना, आप सिखाऊंगा अभी। लेकिन कनेक्ट तो कर लोगे, कभी ना कभी तो करोगे, जब कर लोगे तब की आगे की कहानी है। अगर उस वेरिएबल से आपने एक एलिमेंट को कनेक्ट कर लिया तो उसके अंदर के डेटा को रीड करने के लिए डॉट लगाओगे और उसके एलिमेंट डॉट एट्रीब्यूट नेम लिख करके आप क्या कर सकते हो, उस एट्रीब्यूट की वैल्यू को रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो। इतनी बात समझ में आ रही। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि कनेक्ट कैसे करें, तो ध्यान से समझो। कनेक्ट करने के लिए, उस वेरिएबल को कनेक्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ने कहा कि आपको एक मेथड दिया। देखो आपको क्या लिखना है, डॉक्यूमेंट डॉट, एक मेथड है जिसका नाम क्या है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। ध्यान समझना, गेट एलिमेंट बाय आईडी, नाम से लग रहा है कि एलिमेंट को गेट करना है, किस बेसिस पे, उसकी आईडी के बेसिस पे। तो जिस एलिमेंट का आप आईडी जानते हो, txt क्या लिखा था हमने, टेक्स्ट नंबर 1 स्ट्रिंग के फॉर्मेट में पास कर दो। जैसे ही पास करोगे ये जो है रिटर्न कर देगा, क्या, वेरिएबल रिटर्न कर देगा। मैं एक सिंटेक्स दे रहा हूं, ध्यान से, मैंने एक सिंटेक्स दे रहा हूं। मुझे पहले वेरिएबल को पकड़ना है, पहले वाले एलिमेंट को पकड़ना है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे दोबारा लिख रहा हूं। मैंने कहा var, फिर लिखा मैंने var नंबर 1 इक्वल्स टू, क्या लिखूं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट, केस सेंसिटिव है, गेट का GET स्मॉल है, गेट एलिमेंट का E कैपिटल है, एलिमेंट बाई का B कैपिटल है, बाई I का ID। और इसके अंदर हमारा ये आईडी एग्जैक्ट वही होना चाहिए जैसे स्मॉल कैपिटल सब ध्यान में रख करके। तो आप इसका क्या लिखोगे, TEXT टेक्स्ट नंबर 1, ये लिखते साथ। तो देखो कनेक्ट करने का तरीका पता चला, कैसे कनेक्ट करेंगे। पीछे किसी ने क्वेश्चन किया था,
दिख गया कैसे कनेक्ट करेंगे, गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो कोई भी एलिमेंट जिसकी आपने पेज पे आईडी दी हुई है उसको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास तरीका क्या आ गया, गेट एलिमेंट बाय आईडी। जैसे ही गेट एलिमेंट बाय आईडी दिया हमने, पूरा का पूरा एलिमेंट हमारे पास किसके अंदर पैक हो गया, वेरिएबल के अंदर पैक हो गया। अब इससे इसकी वैल्यू रीड करना चाहते हो ना, वैल्यू रीड करना चाहते हो तो फिर हमने क्या किया, वेर वैल्यू रीड करना चाहते हो, हमने कहा क्या, नंबर 1 ही बना लिया, इक्वल्स टू क्या लिखा, बताओ क्या लिखेंगे, वेर नंबर 1 डॉट, तो इसके अंदर वैल्यू आ गया, नंबर 1 में वैल्यू आ गई। ठीक वैसे नंबर 2 के लिए बनाएंगे, फिर ऐसे नंबर 3 के लिए बनाएंगे। तो देखो ध्यान से, पहले इसको पढ़ते समझते हैं, एक करते हैं फिर देखेंगे, जरा एक करते हैं फिर देखेंगे, जरा ध्यान देना। मैं जरा ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछ लूं, कुछ दिखाई वगैरह में दिक्कत नहीं हो रही। सर ऑब्जेक्ट है क्या, प्रदीप क्या पूछ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, ऐसा क्वेश्चन है आपका, कुछ और है? ऑब्जेक्ट क्या है पूछ रहे हो, ऑब्जेक्ट है क्या टी, सर टी ऑब्जेक्ट है, टी मैंने बनाया क्या कहीं, कहाँ बनाया, अच्छा कहीं कुछ गलत लिखते तो बता देना, कहाँ बनाया मैंने, अच्छा टी बनाया, टी में टाइप पढ़ने के लिए वेरिएबल बना दिया हमने, जो टी का इसका टाइप पढ़ने के लिए, कुछ भी पढ़ना है तो कुछ वेरिएबल में पढ़ेंगे ना, तो जैसे हमने क्या किया, इसकी वैल्यू पढ़ के इस वेरिएबल में बना दिया। तो देखो अभी कई बार ना आप ऑब्जेक्ट से कंफ्यूज होते हो, तो आप जहां ऑब्जेक्ट कहते हो ना उसको क्या मान लो, आप वेरिएबल है, डेटा स्टोर कर रहा हो, ठीक है। जब तक आप ऑब्जेक्ट को डिटेल में सही से ना समझ लो, ऑब्जेक्ट बोल करके कंफ्यूजन होता है, वेरिएबल बोल करके कंफ्यूजन नहीं होता है बच्चे को, लेकिन ऑब्जेक्ट बोल करके कंफ्यूजन होता है। तो जैसे मैंने टी बनाया, वैर लिख करके जो कुछ बना रहे सब कुछ क्या है, वेरिएबल, और वो डेटा स्टोरेज के काम आ रहा है। एक्चुअल में डेटा कहाँ स्टोर होता है, तो वो ऑब्जेक्ट में होता है। तो आप वेरिएबल बोल करके मींस अपनी डिक्शनरी से थोड़ी देर के लिए ऑब्जेक्ट टर्म ही हटा दो, ऑब्जेक्ट कुछ होता है, सब कुछ क्या है, वेरिएबल, तो भी चलेगा। यहां तक बात समझ में, एक वैल्यू मैं रीड करना चाहता हूं, एक वैल्यू में रीड करना चाहता हूं, कैसे रीड करेंगे, क्या कहानी होगी और कैसे लोडिंग होती है, ध्यान से समझने की कोशिश करनी है, ध्यान समझने की कोशिश करनी है, कैसे लोडिंग होती है, पूरा का पूरा पेज समझने की कोशिश करनी है। कहाँ पे, गेट एलिमेंट बाय वैल्यू, देखो मेरी बात समझो जरा, डॉक्यूमेंट किसने बनाया, हाँ आपने बनाया डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट किसने, नहीं डॉक्यूमेंट बनाया किसने, जीएस वालों ने बनाया। तो जीएस वालों ने बनाया तो सारी बातें हमें जीएस वालों से पूछनी पड़ेगी। तो जीएस वालों ने एक मेथड दिया है जिसका नाम है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ऐसे ही कई सारे मेथड्स दिए हुए हैं, गेट एलिमेंट बाय नेम, गेट एलिमेंट बाय टैग, गेट एलिमेंट बाय क्लास। तो 5-6 मेथड ऐसे हैं जिनमें से कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें कोई मेथड वैल्यू के नाम से नहीं है। हम एलिमेंट्स को ऑन बेसिस ऑफ वैल्यू एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ऑन बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट नेम एक्सेस, जो आईडी दिया, आईडी नेम और क्लास नेम, इस टाइप की चीजों से एक्सेस कर सकते हैं। आप कहोगे कौन कौन से है ना, तो देखो यहाँ पर बड़े आराम से आप देख सकते हो। इंटेलिजेंस इतना अच्छा है जो काम करके देता है। जैसे हमने कहा क्या, डॉक्यूमेंट लिखा, इसी से डॉट लगाओ और गेट लगाओ, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय नेम, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम एनएस पता नहीं क्या है, गेट रूट नोड, गेट सिलेक्शंस, पता नहीं कितनी सारी चीजें। और हम कौन कौन सी चीज बताएंगे आपको, कुछ चीजें हम बताएंगे, बाकी आपको अपने आप पढ़ने के लिए क्या रहना है, रेडी रहना है। समझ में आ रही बात? तो अभी मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि एक कम से कम एक मेथड आप प्रिपेयर हो, गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसमें आईडी दोगे और आपको वो एलिमेंट मिल जाएगा। अगर वो आईडी होगा
एग्जिस्ट करता होगा तो मिल जाएगा। अब एग्जीक्यूशन को समझने की कोशिश करो, कोड कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, इस बात को बहुत ध्यान से समझना है आपको, इस बात को बहुत ध्यान से समझना है। और कई बार हम लोग जेएस की फाइल को रेफरेंस कहां दे रहे हैं इसका भी मैटर करता है, जेएस की फाइल को रेफर कहां कर रहे हैं ये भी मैटर करता है। तो देखो ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। console.log डॉक्यूमेंट हमने लिख दिया। अब देखना जब मैं इस फाइल को रन कराता हूं, HTML पेज को रन करा रहा हूं, हमने यहां पर क्या किया, देखो ये HTML पेज रन हुआ, हमने ये रेफरेंस किया, HTML पेज रन हुआ। पेज कैसे रन होना स्टार्ट होगा जरा ध्यान देना। सबसे पहले कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी, HTML वाले पेज की लाइन, ये लाइन एग्जीक्यूट, ध्यान देना। फिर ये लाइन HTML जावास्क्रिप्ट के कोड को कब नंबर आएगा ध्यान समझने की कोशिश करना। HTML ये लोड हो गया मेमोरी के अंदर, हेड लोड हो गया मेमोरी के अंदर, बॉडी लोड हो गया मेमोरी के अंदर, बॉडी के अंदर टेबल वगैरह, ये लाइन बाय लाइन लोड होता रहता है, लाइन बाय लाइन लोड होता रहता है। लाइन बाय लाइन लोड होते होते बॉडी का एंड टैग से जस्ट पहले यहां पर क्या लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। अब बताओ ये स्क्रिप्ट लिखा मींस अब यहां पर स्क्रिप्ट टैग को वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जब स्क्रिप्ट टैग एग्जीक्यूट होगा, स्क्रिप्ट टैग एग्जीक्यूट होगा तो जावास्क्रिप्ट की फाइल रन करना स्टार्ट होगी। अब जरा दिमाग से सोच के बताओ कि क्या ये फाइल एग्जीक्यूट होने से पहले आपके इनपुट टैग मेमोरी में आ गए हैं या नहीं आए, आ गए। क्यों, क्योंकि वो लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी है। अगर इसी को देखो ध्यान से, अगर हमने ज्यादा दिमाग लगाया, इस स्क्रिप्ट टैग को उठा के कंट्रोल एक्स करके मैंने कहां लगा दिया, मैंने हेड में लगा दिया। अब जब ये स्क्रिप्ट टैग लोड होगा और लोड होगा तो स्क्रिप्ट टैग की फाइल एग्जीक्यूट होगी। अब ये बताओ अगर यहां मैंने लगा दिया तो ये एग्जीक्यूट होने से पहले क्या हमारा लेबल और इनपुट लोड रहेगा मेमोरी में, नहीं रहे। तो आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखना, कि स्क्रिप्ट टैग को बॉडी के पास या बॉडी के नीचे लगाने को क्यों कहते हैं। तो कारण समझना जरा, HTML जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स पहले लोड हो जाए फिर जावास्क्रिप्ट काम करना स्टार्ट करे, यही एक रीजन है जिस रीजन से हम लोग क्या करते हैं, सोर्स स्क्रिप्ट टैग को एंड में लगाते हैं ना कि शुरू में लगाएं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? मैंने कंट्रोल जेड कर दिया, ये बात समझ में आ रही है। अब हमारे पास वो आ गया, यानी कि अब देखो और कुछ चीजें, कुछ डिफरेंसेस दिखा रहा हूं, बड़े अच्छे से समझ में आएगा। अब अगर आप सही से पढ़ोगे, कैलकुलेटर पे आते हैं, मुझे पहले, अब ये फाइल एग्जीक्यूट हो गई, अब मेमोरी में सारे एलिमेंट्स लोड हो गए, मुझे पहले एलिमेंट को पकड़ना है। तो हमने क्या किया, वेरिएबल बनाना। आपको आ गया वैर। देखो वेरिएबल में हमने नंबर इंटीजर पढ़ा था ना, यहाँ तो अलग ही टाइप चल रही है, नंबर इंटीजर का कोई बहुत रिलेशन नहीं रहा, यहाँ अलग टाइप चल रही है। तो उस टाइप एक्चुअल में ये डिफाइन होगा ऑब्जेक्ट टाइप जो आगे पढ़ना है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको समझ सकते हैं, कर सकते हैं, जो मैंने डायग्राम बनाते हैं उसके बेस। हमने कहा वैर, और हमने कहा वैर नंबर 1 इक्वल्स टू क्या लिखो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी लिखा मैंने, और इसके अंदर मैंने क्या पास कर दिया, टेक्स्ट नंबर 1। बिल्कुल ये सही होना चाहिए, मैंने ऐसा पास कर दिया। और देखो जरा ध्यान से, मैं क्या करता हूँ, ये पास करके केवल लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और इसमें क्या प्रिंट कर देता हूँ, वैर नंबर 1। देख रहा, ध्यान से देखने की कोशिश करना जरा कि इसके अंदर क्या। जब आप ऐसे प्रैक्टिकल खुद करोगे तो दिमाग आपका ज्यादा चलने लगेगा, नहीं खुद करोगे तो बड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो देखो जरा, अभी तो हमने 1 2 3 एट्रीब्यूट्स के मैंने ऐसा लिखा। अब क्या होगा, क्या var1 के अंदर कोई डेटा आएगा, किसी का रेफरेंस आएगा, आ जाएगा, जो एलिमेंट है उसका रेफरेंस आएगा, उसको हमने प्रिंट किया। अब देखो जरा, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रन करा रहा हूँ। कहाँ रन करा रहे हैं, यहाँ पर HTML के अंदर, यही है ना, मैंने इसको रन करा दिया। F12 ये इंस्पेक्ट करता हूँ, जरा देखना ध्यान से, ये मैंने इंस्पेक्ट कर लिया। क्या हुआ, सेव नहीं हुआ था क्या, 56 लिखा है हमने, अच्छा 56 ही लिखा होगा फिर हमने, 56 ही वैल्यू है यहाँ पर, 56 देख रहे हैं। अब देखो हम कंसोल में चलते हैं। कंसोल में देखो हमने क्या प्रिंट कराया, हमने उस वैर को प्रिंट करा। देखो ये वैर यही है ना, वैर ये यहाँ पर ये वैर प्रिंट कर दे रहा। कंसोल में कई बार वेरिएबल ये वैर किया। मैंने आपको सिखाया था क्या कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर वॉच विंडो और ब्रेक पॉइंट कहाँ गए,
चलो ठीक है, ध्यान समझना, ये यहाँ पर आ गया, ऐसे आ गया। आप क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूशंस को चेक कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो, देखना ध्यान से। मैं क्या कर रहा हूं, इस सोर्स में जा रहा हूं, सोर्स में गया मैं, कैलकुलेटर पे गया मैं, यही कोड है ना जावास्क्रिप्ट का। मैंने क्या किया, यहां पर ब्रेक पॉइंट लगा दिया, ब्रेक पॉइंट दिखाई दे रहा है, लगा दिया। मैं अगर इसको रेफ्रेश करूंगा, ध्यान देना, जैसे मैं रेफ्रेश करूं, यहां आके कोड रुका हुआ है, देखो कोड रुका हुआ है, यहां आकर के कोड रुक गया। आप वॉच विंडो पे जरा गौर करो, या वेरिएबल विंडो पे गौर करो। हमने क्या क्या यहां पर लिख दिया, वॉच विंडो में जो चीजें ऑलरेडी लिखी हुई है उसको मैं डिलीट कर देता हूं। प्लस पे गया और मैं क्या लिखता हूं, where नंबर 1 दिखाई दे रहा है, मैंने एंटर कर दिया। अभी क्या बोला, वो अनडिफाइंड बोल रहा है। जैसे ही मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करूंगा, ध्यान देना, देखो इसके अंदर टेक्स्ट आ गया। अब इसको एक्सप्लोर करो आप। हम लोग 1 2 3 एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं ना, 1 2 3 एट्रीब्यूट्स की। जितने ये दिखाई दे रहे हैं सभी के सभी क्या है, एट्रीब्यूट्स। अब देखो कि इसमें कहीं टाइप एट्रीब्यूट है ना, देखो ए से स्टार्ट हो रहा है। लॉजिकली बहुत इंटेलिजेंट बनना है तो एक्सेप्ट एट्रीब्यूट क्या करता है पता होना चाहिए, एक्सेस की क्या करता है पता होना चाहिए, अलाइन क्या करता है पता होना चाहिए। लेकिन ऐसे एक एक करके आप याद नहीं कर सकते। जरूरत के हिसाब से आपको क्या करना है, एट्रीब्यूट्स पढ़ने हैं। जरूरत के हिसाब से आपको एट्रीब्यूट्स पढ़ने हैं, लेकिन सारे एट्रीब्यूट्स दिख रहे हैं आपको। कोई चीज जैसे कुछ काम करना, कई बार डेवलपमेंट में कोई ऐसा एट्रीब्यूट हमें पता ही नहीं है, तो हम लोग वॉच विंडो में देखते रहते हैं और चेंज करके पता कर लेते हैं कि ये एट्रीब्यूट क्या कर रहा है, ठीक है, या फिर उसका डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं और कोई तरीका नहीं होता है। अब यहीं पर आते जाओ, देखो कहीं टाइप एट्रीब्यूट है नहीं है इसमें। ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो हम यूज है, और जिनके साथ एरो लगा हुआ है वो कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट है, जिसके अंदर और भी कुछ मिलेगा। तो हम यहाँ आते हैं, देखो टाइप कहीं दिख रहा है, टाइप में टेक्स्ट रखा हुआ है। आप देखो क्या वैल्यू कहीं दिख रहा है, यस सर, सारे दिख रहे हैं ना। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स है जो आप आईडी भी देखोगे, आई 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 डी आई डी, देखो नेम दिख रहा है और हमें क्या दिख रहा है, हमें आईडी दिख रहा है, सब कुछ सारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो इस वेरिएबल के अंदर सारे एट्रीब्यूट्स आ गए हैं जिसको हम देख पा रहे हैं और हम काम कर पा रहे हैं, ठीक है। अब मुझे एक डेटा पढ़ना है, मुझे एक पढ़ना है, तो कैसे पढ़ूंगा, यहां पर हमने क्या किया, अब देखो ये var1 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर रखी हुई वैल्यू को पढ़ना है। देखो ध्यान दो, इसके अंदर रखी हुई वैल्यू को पढ़ना है। क्या रखी हुई वैल्यू है, हमने कहा क्या, हमने कहा var नंबर 1 इक्वल्स टू एक नया वेरिएबल, और हमने कहा क्या, var नंबर 1 हमने ले लिया, डॉट लगाया और डॉट लगा के वैल्यू। अब यहाँ आ नहीं रहा है, डायरेक्ट इंटेलिजेंस नहीं दिखा रहा, लेकिन आपको मान के चलना है कि वैल्यू एट्रीब्यूट हमारे पास है, स्मॉल v के साथ वैल्यू एट्रीब्यूट है। मैंने ये लिख दिया। अब मैंने ये लिखने के बाद मैं क्या करता हूं, console.log या फिर अलर्ट पे लिखता हूं। अलर्ट पे मैं क्या लिख देता हूं, नंबर 1। अब नंबर 1 मैंने लिख दिया, ठीक है, मैंने नंबर 1 लिख दिया। देखो ध्यान से, नंबर 1 लिख दिया तो नंबर 1 के अंदर क्या प्रिंट करेगा, देखो ध्यान से देना, हमारे पास इस नंबर 1 में 56 लिखा हुआ है, नंबर 1 में 56 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू में 56 लिखा हुआ है। तो लॉजिकली क्या होना चाहिए, जब आप इसको रन करा रहे हो तो इसने क्या प्रिंट किया, 56। क्लियर है, इसने क्या प्रिंट किया, 56। लेकिन ये कब पढ़ा, देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, ये कब पढ़ा, पेज लोड हुआ, लोड होने के जस्ट बाद उसने क्या किया, इसको फाइल को रीड कर लिया। तो लोड होते समय इसकी वैल्यू क्या रखी गई थी, 56 रखी गई थी। अगर मैं यहां पर ये करूं, ऐसा लिख दूं, ऐसा लिख दूं, हमें तो जब लिखने के बाद पढ़ना है ना, कब पढ़ना है, जब बटन का क्लिक हो। कब पढ़ना है, जब बटन को हम क्लिक करें। समझ में आ रही हो, हम बटन को क्लिक करेंगे तब पढ़ना है, उससे पहले हमें नहीं पढ़ना, हमें बटन के क्लिक पे पढ़ना है। उससे पहले पढ़ के क्या करेंगे, उससे पहले तो जो डिफॉल्ट वैल्यू वो पढ़ी जा रही है, जो लिखी हुई है। तो हमें कब पढ़ना है ये देखना है, हमें कब पढ़ना है वो देखना है, हमें पहले नहीं पढ़ना है। तो जो GUI बेस्ड प्रोग्रामिंग है, ये GUI बेस्ड प्रोग्रामिंग थोड़ी सी चेंज है। आप लोग जैसे काम करते हो, काम करना, कई बच्चों ने बना भी दिया, प्रोग्राम भी बना दिया, रन करा दिया, लेकिन मेरा टारगेट वर्क है कि इसको हम कनेक्ट कैसे कर पा रहे हैं, सही से हम कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, ये हमें ध्यान से देखने की जरूरत है।
समझ आ रही मेरी बात को? तो देखो 56 जब आया, क्या मैं इसको रेफरेंस करूंगा तो अभी क्या प्रिंट करेगा? अगर मैं पेज को रेफरेंस कर दूं तो क्या प्रिंट करेगा? क्या ये वाली वैल्यू प्रिंट करेगा या 56 प्रिंट करेगा? 56 ही प्रिंट करेगा। क्यों 56 प्रिंट करेगा? क्योंकि क्या हो गया, प्री डिफाइंड वैल्यू क्या थी? 56 थी। जो नई वैल्यू थी वो तो दोबारा से लोड हो गई, तो ये डेटा चला गया। हमें इसको चेंज करके सही से पढ़ना है। ऐसे देखो, ये 56 पढ़ रहा दिखाई दे रहा आप सभी को? तो हमें इसको समझना है कि हम इसको सही से कैसे पढ़े, क्या करें। तो अब मैं आपको कुछ बातें सिखाने वाला हूं कि फाइल में हमें कोड लिखना कैसे। जो आपकी HTML की फाइल है, सॉरी जो JS की फाइल है, उसमें आंख बंद करके कोड नहीं करना है, आपको सही से समझ करके लिखना है जिससे आपको बातें समझ में आए। JS फाइल, मैंने ये एक फाइल दिखाई, मैं आपको बताता हूँ। एक एक फाइल जो है हमारे पास, मैं आपको कोई भी एक एप्लीकेशन ओपन कर देता हूँ। अभी तो हम कैलकुलेटर की छोटी फाइल बना रहे हैं ना, मैंने कहा कि टूर प्रोग्राम मैंने ओपन कर दिया। JS की फाइल देखना आप, कोई भी JS की फाइल में उठा के, एक्चुअल लाइव प्रोजेक्ट्स की बात मैं दिखा रहा हूँ कि उसमें JS की फाइल कैसी होती है। जैसे हमने क्या किया है, फोल्डर बनाया हुआ है बिन www रूट के अंदर, JS के अंदर, सॉरी JS नहीं है, कस्टम, इसमें जैसे मैंने कहा register.js, ये ओपन कर लिया, ये ओपन कर लिया। आप टोटल लाइंस देखोगे तो लाइंस कितनी है और कोड कितना है, ये प्योर JS है, 6000 होगा, ठीक है लाइन। देखो 6000 के आसपास लाइन का कोड है, ठीक है। अब हमें क्या, हमने कंट्रोल होम किया, मैं यहाँ पे टॉप पे देखो वेरिएबल बनाया, तो टॉप पे हमने ये वेरिएबल बना करके लिखा है। तो कहने का मतलब क्या है कि इतना जब हम बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं और हम रैंडम फंक्शंस, रैंडम वेरिएबल्स बनाएंगे तो वो वेरिएबल हमें पहचानने भी डिफिकल्ट हो जाएंगे। तो और ये होता क्या है कि सब लोग अपने स्टाइल से कोड करते हैं, तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ वही स्टैंडर्ड है, आप अपने स्टैंडर्ड सेट कर सकते हो। ये कन्वेंशंस की बात है, ये समझने की बात है। या फिर जब आप किसी प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर में या फिर किसी टीम लीडर के अंडर में काम कर रहे हो, तो वो क्या गाइडलाइंस दे रहा है उसके बेसिस पे भी आप काम कर सकते हो। जैसे आप मेरे अंडर में भी काम कर रहे हो तो मैं अपनी गाइडलाइंस देता हूं, आपको उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करना है। तो टारगेट कैलकुलेटर बनाना नहीं है, टारगेट है एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हम कैलकुलेटर कैसे बनाएंगे, चीजों को कैसे कनेक्ट करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जरा एक बार बताना, कोई बोर तो नहीं हो रहा है भाई? मैं पूछ लूं एक बार, कल अभी तक समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम किसी को? थोड़ा तेज बोलो यार, मैं तो तेज बोल रहा हूँ। हाँ चलिए ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? हाँ क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। ठीक है, कैसे जाएगी से क्या मतलब है, कैसे पढ़ेंगे से मतलब है। जा तो रही अपने आप से, जा रही, जादू हो रहा है कुछ। देखो देखो जा रही ना, ऐसे जाने के लिए क्या करना है, ऐसे जाना है या कुछ लिख देना है, जा रही है, जा अपने से रही है, पढ़ना आपको है, ठीक है। यही टास्क है, पढ़ना। हमें कब पढ़ना है, जब बटन क्लिक हो। तो कई सारी बातें बगैर समझे भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, मेरी प्रैक्टिस है थोड़ा एक्सप्लेन करने की, तो मैं आपको बताता हूँ। यहां तक क्लियर है? हमने वेरिएबल्स बनाया। ये बताओ, किसी भी एलिमेंट्स को वेरिएबल में कन्वर्ट करना और उसके एट्रीब्यूट को पढ़ना आता है क्या आपको? ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और चेक कराता हूँ कि जो हमने स्टडी किया उस स्टडी से आपको क्या समझ में आया। क्या मैंने कहा, वी कैन कनेक्ट HTML एलिमेंट विथ JS वेरिएबल। पहला स्टेप क्लियर है सभी को?
HTML एलिमेंट को JS वेरिएबल से कनेक्ट कर सकते हो आप, नहीं कनेक्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो ये पूछना जरूरी है, ये टास्क आपका होना चाहिए। अब मैं किसी भी एलिमेंट्स को अगर वेरिएबल से कनेक्ट करता हूं तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, इसके बाद क्या है, वी कैन एक्सेस एनी attribute from variable, we can access any attribute from variable। तो आप जो है किसी वेरिएबल से कोई भी एट्रीब्यूट एक्सेस कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ये आप चेक करो। अगर आपको आ गया तो हमने टारगेट अपना पूरा कर लिया। दो बातें हमने बता दी, वेरिएबल कैसे कनेक्ट करना है और वेरिएबल के अंदर से एट्रीब्यूट कैसे एक्सेस करना है। ये पार्ट्स मैं मान के चल रहा हूं कि मैंने आपको पढ़ा दिया, आपको समझा दिया। क्लियर है, ये मैं आपको समझा दिया है मैंने। अब मुझे क्या सिखाना है, मुझे सिखाना है आपको एक तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कोड कैसे लिखते हैं और इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है। मुझे क्या समझाना है आपको, इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग का क्या मतलब है और दूसरी प्रोग्राम हमें जो एक्चुअल में काम करना। तो देखो, जो हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, एक जो है प्रोग्रामिंग को हमने कैटेगरी वाइज डिवाइड किया। एक होता है जैसे हमने CUI पे काम करते हैं और एक हम काम करते हैं GUI पे। CUI हमेशा जानते हो किस पे काम करता है, लीनियर प्रोग्रामिंग अप्रोच पे काम करता है। और GUI किस पे काम करता है, इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच। दोनों में ये बड़ा बेसिक डिफरेंस है। जो CUI बेस्ड, जो कंसोल बेस्ड काम करते हो आप, हम लोग GUI पे काम कर रहे हैं। कंसोल बेस्ड जैसे C पे काम किया आपने या कंसोल स्क्रीन के लिए काम किया, तो वो कैसे काम करता है देखो, मैं थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूं कैसे काम करता है। कंसोल वाला कैसे काम करता है, ध्यान समझो जरा। जैसे मान लो कोई, हमने क्या किया, हमने अपने प्रोग्राम के अंदर दो फंक्शन बना लिया। हमने कहा फंक्शन 1 लिखता हूं मैं, हमने क्या कहा, मैं लिखता हूं, ध्यान समझना जरा। मैंने कहा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने फंक्शन लिखा या कहीं भी फंक्शन लिखा और फंक्शन का नाम दिया फंक्शन 1 और इसके अंदर कुछ कोड कर दिया। फिर मैंने क्या कहा, फंक्शन लिखा और fun2 लिखा और फिर मैंने ये ऐसा कोड कर दिया। फिर मैंने नीचे आया और मैंने कहा where x = 5 लिख दिया। फिर मैंने कहा यहाँ पर fun1 को ऐसे लिख करके कॉल किया और fun2 को ऐसे लिख करके कॉल किया। ठीक है, ध्यान समझना जरा। अब देखो, जब हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा तो टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होगा। तो पहले ये फंक्शन आया तो इस फंक्शन को मेमोरी में लोड करेगा वो। फिर दूसरा फंक्शन आया, मेमोरी में लोड करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लोड करेगा केवल मेमोरी में। इसके बाद ये वेरिएबल आया, इसको मेमोरी में लोड करेगा। इसके बाद आपने कहा फंक्शन 1 को कॉल किया। जब आप फंक्शन 1 को कॉल करोगे तो यहां से क्या होगा, फंक्शन 1, जब फंक्शन 1 को कॉल करोगे तो यहां से फंक्शन 1 एग्जीक्यूट होगा और एग्जीक्यूट होने का दोबारा कहां जाएगा, वो फंक्शन 1 के पास आ जाएगा। फिर फंक्शन 2 को कॉल करोगे तो वैसे ही फंक्शन 2 एग्जीक्यूट होगा, फिर आ जाएगा। अब ये मैंने दिखाया, आप ये बताओ फंक्शन 1 और फंक्शन 2 का कॉल होना किस बात पे डिपेंड कर रहा है। जब उसका नंबर आ रहा तभी तो कॉल होगा। क्या फंक्शन 2 फंक्शन 1 से पहले कॉल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसको लीनियर और सीक्वेंशियल मॉडल कहते हैं कि ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है और जिस सीक्वेंस में जो चीजें आ रही उसी सीक्वेंस में वो चीज एग्जीक्यूट होगी। ये हमारा मॉडल है। लेकिन जैसे हम GUI पे आते हैं तो लीनियर अप्रोच फेल हो जाता है। फिर हम किस पे काम करते हैं, हम इवेंट बेस्ड मॉडल पे हम काम करते हैं। अब ये बताओ, इवेंट बेस्ड मॉडल में मुझे लग रहा है कि एक टर्म है जो हमें कम समझ में आ रही है और वो क्या है, इवेंट। अगर इवेंट समझ में आ जाए तो हम कुछ भी कर लेंगे, इवेंट समझ में आ जाए तो हम कुछ भी कर लेंगे। ठीक है, किसी को आइडिया है इवेंट क्या होता है, बताओ। जिसको जिसको आइडिया, इवेंट सोचना स्टार्ट करोगे। इवेंट्स क्या होता है, एक बच्चे ने बता दिया मुझे, जैसे ऑन माउस क्लिक या ऑन क्लिक को आप क्या कह रहे हो, इवेंट कह रहे हो। कुछ और बताएंगे, कोई और कुछ कहेगा,
जब यूजर कोई एक्शन परफॉर्म करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। और कुछ देखो मॉडल है इवेंट बेस्ड, हमें काम इसी पे करना है, तो ये समझ में आना चाहिए ना। एक बार समझ में आ गया तो हम सारा काम कर लेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स देखो मैं कुछ आंसर दे रहे हैं, क्या इवेंट किसको कहते हैं भाई? ऑनलाइन वाले जब मैं क्वेश्चन पूछूं, ऑनलाइन स्टूडेंट सभी के सभी आंसर देना शुरू कर सकते हो आप। मैंने पूछा इवेंट्स क्या होता है, यूजर एक्शन इवेंट है बेस्ड। नो सर नहीं पता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको नहीं पता तो वो भी बताओ। तो कुछ लोगों ने कहा बटन क्लिक एक इवेंट है, या फिर ऐसे करके आपने बताया, पता नहीं क्या जो भी है, ऐसे कुछ इवेंट्स होता है। तो ठीक है आप बता रहे हो। अगर आप लोग को थोड़ा बहुत इवेंट समझ में आ रहा है तो मुझे बताना जरा। किसने कुछ और लिखा है, क्लिकेबल इवेंट्स होते हैं, ठीक है। मुझे बताना जरा, इवेंट्स को पढ़ने से पहले मैं आपसे पूछता हूं, मैंने क्या किया, मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, दिखाई दे रहा सभी को? जरा दिमाग से सोच के बताओ, जब मैंने ये लाइन ड्रॉ करी तो क्या इस लाइन के ड्रॉ करने में कोई इवेंट हुआ? क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोग को? मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, इस लाइन को ड्रॉ करने में कोई इवेंट हुआ या नहीं हुआ? और हुआ तो कितने? सभी काउंट करके बताएं, हुआ तो कितने? पहली बात हुआ या नहीं हुआ, मैं बता देता हूं, इवेंट तो हुए। कितने हुए काउंट करके बताओ फास्ट, मैं नोट करूंगा। सबने सोच लिया है? यस वन। प्रदीप कश्यप ने कहा एक इवेंट हुआ है। और कोई कुछ बोलेगा? देखो आपके आंसर किसी के आंसर पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। एक इवेंट है, दो है, चार है। देखो जतिन ने 2 बताया, रोनित कुशवाहा ने 2 बताया, तो 2 पे वोटिंग ज्यादा हो रही है। कितने इवेंट्स हुए? 1 और 2? 1। मैं अभी कारण भी पूछ सकता हूँ, चलो अभी नहीं पूछूंगा। कितने? 1 हुए। पहली रो में 1 आया तो अब सारी रो 1 बोलेगी, ठीक है। कब तक? कितने? अच्छा चेंज हुआ यहाँ पर, आप वहां से 2 चला, आप बताओ। 1 आगे कितने इवेंट्स हुए? 2 हुए। नहीं पता कितने इवेंट्स? कोशिश, जब देखो आपको क्या लगा सब सही बता रहे हैं, अपने आप कुछ तो सोचेंगे इवेंट्स हुआ गया। थोड़ा थोड़ा दिमाग चलाने की प्रैक्टिस, चाहे गलत ही चल जाए, चलना तो स्टार्ट करें। आपको हमेशा इस वेट में नहीं रहना है कि बिल्कुल सही आंसर हमें देना है। जो समझ में आया आपको पता चल जाए कि आप गलत बता रहे हो और फिर करेक्ट कर लिया तो दिमाग कुछ तो समझ में आएगा उसको। हाँ, नहीं तो आपको कभी सोचोगे नहीं, आपका दिमाग गलत कैसे कर सकता है। आप अगर इस ओवर कॉन्फिडेंस में रह जाओगे कि हम तो कभी गलत हो ही नहीं सकते, तो हो गई प्रोग्रामिंग। आप खूब गलत हो सकते हो, और गलत हो तभी सीखने के लिए आए। इतना माइंड में कब आपको करके चलना पड़ेगा। अब बताइए कितने होंगे? आपके हिसाब से 1 होगा, 3 आपके हिसाब से 2 होंगे, पीछे कोई नहीं होगा। फिर भी अंदाजे से कितना होगा? मैं तो 1 दिख रहा था, 1 बोलो ना। हाँ ये लाइन ड्रॉ करें, मैं दिखा देता हूँ। ये लाइन ड्रॉ करी है मैंने, 1 हुआ। आप बताओ पीछे, लास्ट 2 हुए, 1 2 3 ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत सारे में कुछ इवेंट्स हुए होंगे, तो आप लोगों ने काउंट भी किया और 1 2 3 ऐसे करके कुछ बताया। तो मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा लोगों ने जो वोटिंग करी है 1 और 2 में ही करी है, 3 में 1 2 लोगों का आया है। मैं आपको बता देता हूँ इवेंट्स क्या है, कैसे है, इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग मॉडल क्या है, थोड़ी कहानी सुना देता हूँ। तो इवेंट्स क्या है? इवेंट्स अगर मैं इसमें काउंट करूँ तो टोटल कितने इवेंट्स होंगे देखना जरा। ये सिंबल पहचानते हो आप लोग? इनफाइनाइट इवेंट्स है, 1 2 नहीं है, काउंट ही नहीं कर सकते हो कितने इवेंट्स। एक लाइन को ड्रॉ करने में इनफाइनाइट इवेंट्स हो गए, एक और लाइन ड्रॉ कर लिया, इसमें भी कितने हो गए? इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ऐसे ही होता है। तो बताओ ना, कोई 2 इनफाइनाइट भी बता रहा है। मेरी मैथ तो वीक है तो आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट इक्वल्स टू इनफाइनाइट ही होता है, जहां तक मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो ये 2 नहीं होगा, इनफाइनाइट होगा। तो सोचो जरा, अब सोचना क्या स्टार्ट करना है।
एक लाइन को ड्रॉ करने में अगर इनफाइनाइट इवेंट्स हो रही है और हमें इवेंट बेस्ड मॉडल पे काम करना, आखिर करेंगे कैसे? डिफिकल्ट हो गया? ऐसा नहीं, प्रोग्रामिंग बनाई गई, ऐसा मॉडल बनाया गया कि जो आपको समझ में आए, लेकिन इवेंट्स को समझने की कोशिश करो। मैं थोड़ा सा रियल एग्जांपल से बात करता हूँ, इवेंट को समझने। इवेंट्स में क्या होगा, इवेंट्स को अगर हम कहेंगे तो समथिंग हैपनिंग, हैपनिंग इज व्हाट? इवेंट। कुछ भी हो रहा है, सब कुछ क्या है? इवेंट है। जैसे मैंने कहा कि मेरे हाथ में ये मार्कर है, मैंने इस मार्कर को ऊपर से नीचे छोड़ दिया, ड्रॉप करा दिया, तो हर एक पॉइंट पे, हर एक एटॉमिक पॉइंट्स पे क्या हो रहे हैं? इवेंट्स हो रहे हैं। हर एक एटॉमिक पॉइंट्स पे इवेंट्स हो रहे हैं। अब मेरी अगली लाइन को सुनना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या किया गया, इनफाइनाइट इवेंट्स की बातें नहीं की गई हैं, बातें केवल की गई कि ऐसे इवेंट्स को आप काम करो, ऐसे इवेंट्स को जिसको आप सक्सेसफुली डिटेक्ट कर सकते हो। ऐसे इवेंट जिसके बारे में आपको पता ही नहीं चलेगा, ऐसे इवेंट्स का कुछ नहीं करना है। इवेंट्स है लेकिन उसके बारे में आपको पता ही नहीं चल पाएगा, जब वो इवेंट हुआ तो पता ही नहीं चला, तो आपको वैसे इवेंट्स का कुछ नहीं करना। जैसे मैं आपको बताता हूं, ध्यान समझना जरा, कि मैं नीचे से यहां पढ़ाने के लिए आ रहा हूं, ठीक है, रास्ते में इनफाइनाइट इवेंट्स हो रहे हैं, मुझे एक भी इवेंट्स याद नहीं है, लेकिन मैं इधर से आते वक्त मान लो दरवाजे इसको ओपन करते हो, दरवाजे में टकरा जाऊं, तो मुझे एक इवेंट याद हो जाएगा ना, अगली बार दरवाजा मुझे आराम से ओपन करना पड़ेगा कि वो इवेंट है जिससे चोट लगती है। आप ऐसे रियल एग्जांपल कई बार दे सकते हो। एनसीआर में आप मॉल में जाओ, अच्छे ग्लास लगे हुए होते हैं, दो दोस्त बड़े आराम से चले जा रहे हैं और क्या हुआ? हेड ऑन कोलिजन हो गया, डायरेक्ट टकरा गए वो। उसके बाद उन्हें उस इवेंट्स की इंपॉर्टेंस पता चलती है। जब जो टकरा जाता है ना, तो उससे दिखाई देता है अरे वो इवेंट बड़ी डेंजरस। अगली बार मॉल घूमने जाता तो पहले यूं हाथ आगे करता हुआ जाता है कि वो जो है ग्लास तो नहीं है, क्योंकि ग्लास दिखाई नहीं दिया था। तो हमें क्या करना है, उस इवेंट्स की इंपॉर्टेंस को देखो, क्या कि इंपॉर्टेंस क्या, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, और हम उस इवेंट्स को प्रोग्राम कर सकते नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि मैं यहां से ग्रेटर नोएडा जा रहा हूं, तो एक इवेंट होता है, एक्सीडेंट होता है, तो पता ही नहीं एक्सीडेंट होगा नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए पहले से क्या प्लान करके चले, तो जब होगा तो देखा जाएगा उस इवेंट्स का। कभी भी ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि ये मैंने लाइन ड्रॉ करी, तो देखना ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है ना, जब हम स्टार्ट करें तो स्टार्ट ऑफ लाइन पता चल जाए, जब माउस टच करेंगे तो स्टार्ट ऑफ लाइन पता चलेगा। एंड हम जाएंगे, जब भी माउस हटाओगे तो एंड ऑफ लाइन भी डिटेक्ट कर सकते हैं। अब देखो, जब माउस यहां पर आएगा तो ये 20% हो गया, इधर आएगा तो हमने कहा क्या हो गया, 50% हो गया, यहां आया तो हमने कहा 70% हो गया, 80% हो गया, ऐसे करके हमने कहा हर जगह। आप ये बताओ, आप 0% वाले को डिटेक्ट कर रहे हो, आप 100% को डिटेक्ट कर रहे हो, आप 20% को डिटेक्ट कर पाओगे? मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, बताना 20% कब आएगा? नहीं आया ना। तो ऐसे इवेंट्स का करना है क्या, वो भी एक इवेंट है, लेकिन ऐसे इवेंट्स का हमारे लिए कोई रोल नहीं, हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हम ऐसे इवेंट्स को डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे इवेंट्स में प्रोग्रामिंग नहीं होती है। अब ध्यान से समझो, इंडस्ट्री ने क्या किया, इंडस्ट्री ने इवेंट बेस्ड मॉडल में क्या किया, इवेंट्स को डिटेक्ट किया कि ये एक इवेंट है। अगर इवेंट फायर होगा मींस इवेंट्स का अकर होना, टेक्निकल टर्म में हम क्या कहते हैं, इवेंट्स को फायर होना कहते हैं, ठीक है। अगर इवेंट्स फायर होगा, जैसे एक्सीडेंट हो गया तो इवेंट फायर होगा एक्सीडेंट का। एक्सीडेंट हो गया तो क्या करना पड़ेगा भाई, जिसके एक्सीडेंट हुआ कुछ लोग आएंगे, उसको लेके कहां जाएंगे, हॉस्पिटल लेके जाएंगे। तो देखो, इवेंट होने के बाद जो एक्शन परफॉर्म होता है, जो काम आप करते हो, उसको हम कहते हैं हैंडलर। इवेंट्स के फायर होने के बाद उसको हम जो हैंडल करते हैं कि उसके बाद क्या किया, वो होता है हमारा हैंडलर। तो ये टर्म्स है, इवेंट है, इवेंट का फायर होना है और इवेंट्स का हैंडल होना है, 3 टर्म्स दिख गया। तो जब भी हम इवेंट्स की बात करते हैं तो कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं, हमने कहा कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक इवेंट है। इवेंट क्या हो सकता है, इवेंट को हम क्या कर सकते हैं, हम इवेंट्स को फायर कर सकते हैं। जब इवेंट्स फायर होगा तो इवेंट्स को हम क्या करेंगे, हैंडल बाय हैंडलर।
हैंडल बाय हैंडलर, इवेंट्स हैंडल बाय हैंडलर हो गया। और इस इवेंट के साथ इस हैंडलर को हम क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं। इवेंट हैंडलिंग जितने GUI प्रोग्रामिंग है सभी के अंदर होती है, चाहे आप जावा पढ़ लो, चाहे PHP पढ़ लो, चाहे पाइथन पढ़ लो, जहां GUI प्रोग्रामिंग है वहां इवेंट हैंडलिंग है। लेकिन इवेंट हैंडलिंग को लोग बेटर वे में नहीं काम करते हैं। इवेंट हैंडलिंग को बेटर वे में नहीं काम करोगे तो डायनामिक प्रोग्रामिंग में आप उलझ जाओगे। डायनामिक जब हमें प्रोग्राम करना हो तो एक सिंगल लाइन इवेंट्स का बना नहीं पाओगे। तो हमने बहुत डायनामिक प्रोग्रामिंग करी, हमने इवेंट्स पे बहुत काम किया है। तो मैं आपको थोड़ा सा इवेंट्स के बारे में बता दूं, क्या चीजें ऑलरेडी बनी हुई है क्या नहीं है। इवेंट्स ऑनलाइन स्टूडेंट ध्यान से सुनना, सबको समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट इतना डिफिकल्ट नहीं है। जरूरी नहीं है अभिनव की इवेंट्स में यूजर इंटरेक्शन इन्वॉल्व हो रहा है। मैंने कहा x इक्वल्स टू 5 हो रहा है, इफ x इक्वल्स टू 5 तो इवेंट फायर हो जाए। हाँ अब मैं तो कह रहा हूं कि इवेंट्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, मींस बहुत होते हैं ना, कितने बहुत, इतने, इससे ज्यादा भी। तो कुछ भी बोलोगे इवेंट तो निकलेगा ही। अब इच्छा क्या है कि उस इवेंट्स को हम यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, समझ में आ रही हो। तो मैंने अभी भी कहा कि हम किस इवेंट्स को यूज करेंगे वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जिसको आप पढ़ लोगे, जिसको आप समझ लोगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सारा कूड़ा है। समझ में आ रही बात। बाकी किसी काम का नहीं है इवेंट्स, आप जिसको यूज करोगे वही इवेंट्स काम का है। आप अपने मोबाइल फोन को यूज करते हो ना, मोबाइल फोन सामने ले आओ वो अनलॉक हो जाता है। फेस डिटेक्शन क्या है, इवेंट है। आप थंब निशान आता है, आप टच करते हो, थंब लगाते हो, तुरंत अनलॉक हो जाता है, ये एक दूसरा इवेंट है। ठीक है, 1 2 3 4 कोड आपने एंटर किया, लॉक अनलॉक हो गया। ठीक है, आप बटन देखते हो, प्रेस करते हो, तो बटन टैप करते हो, प्रेस करते हो तो क्या होगा, बटन का क्लिक इवेंट। ऐसे इवेंट्स होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स, और क्लिक इवेंट नहीं होते हैं। देखो जरा क्लिक क्या इवेंट्स होगा। मैंने क्या किया, मैं ये माउस लेकर जा रहा हूँ, देखो इग्नोर, ये बटन है ना, इसके ऊपर ले गया, कुछ चेंज नहीं हुआ, कहीं और लेके चलता हूँ, देखो देख रहे हो, यहाँ इसके ऊपर ले आया, ये इवेंट्स हुआ ना, तो ये आया, इवेंट्स हुआ तो आया। मैंने क्लिक किया, कोई क्लिक नहीं किया। तो कब जैसे मैं माउस लेकर जा रहा हूँ, हटा रहा हूँ, हट जा रहा है, माउस लेकर जा रहा हूँ तो आ रहा है। तो इवेंट्स पे कोई टास्क हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग है। इवेंट्स पे हम हैंडलर को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग है। जैसे ध्यान देना, पूरा का पूरा विजुअल प्रोग्रामिंग जो है किस पे काम करता है, इवेंट्स और हैंडलर पे काम करता है। जैसे मैं ये फेसबुक ओपन कर रहा हूं, देखना ध्यान से, और घर पे जाके ट्राई करना सभी के सभी। ये चलता नहीं चलता है, लाइन वाइज नहीं चलेगा। मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिया, मैंने यहाँ पर पासवर्ड लिख दिया, ठीक है, लिख दिया मैंने। अब मैं यहाँ हाथ जोड़ के बैठ जाऊं, लॉगिन हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? हाँ, आप घर पे ट्राई करना, क्यों नहीं होगा बताओ? क्योंकि प्रोग्रामिंग कौन सी है, ये इवेंट। ये ढूंढ क्या रहा है, इवेंट ढूंढ। ये बोल रहा है कि आओ मेरे एक स्पेसिफिक इवेंट को फायर करो तभी मैं चलूंगा, अदरवाइज। तो आप क्या करते हो, माउस लेकर के जाते हो और यहां पर क्या करते हो, आप क्लिक करते हो। क्लिक किया, इवेंट फायर हो गया। इवेंट फायर हो गया तो फायर हो गया, तो एक हैंडलर से उसको हमने क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। तो अब इस लॉजिकल पॉइंट्स को देखो जरा, समझने की कोशिश करो। हमें काम क्या करना है, ये जो हैंडलर है, ये हैंडलर नथिंग, हैंडलर कब कॉल होगा, जब इवेंट फायर होगा। हैंडलर क्या होता है, टेक्निकली हैंडलर्स क्या होते हैं, मैंने कहा था जावास्क्रिप्ट में 2 ही 3 चीज तो पढ़नी है, क्या, वेरिएबल, फंक्शंस और क्लासेस। तो हैंडलर क्या हो सकता है, या तो वेरिएबल होगा, या तो फंक्शन होगा, या तो क्लास होगा। तो सुन लो ये क्या होता है, ये होता है हैंडलर। हैंडलर बोलते रहो और बाद में क्या निकल गया, वो फंक्शन निकल। फंक्शन मैंने पढ़ा है, फंक्शन का नेम होता है, आर्गुमेंट्स होता है, तो यही है। तो समझो रहा, हैंडलर इज व्हाट, हैंडलर इज ए फंक्शन। ठीक है, अगर इवेंट्स पूछे, इवेंट्स क्या होगा, ये भी तो कुछ होगा।
अगर हम नॉर्मल से बात करें तो इवेंट्स क्या होगा, हमारा वेरिएबल में हम इवेंट्स को पकड़ लेंगे, ठीक है। फायर होना क्या, देखो समझने की कोशिश करो कितनी हार्डवेयर वाली प्रोग्रामिंग। फायर होने की कुछ चीजें ऑटोमेटिक हुई, कुछ हमें क्या करना है। ये जो पूरे कॉन्सेप्ट है ना, इस पूरे कॉन्सेप्ट में दो चीजें हमें करनी पड़ सकती है। इवेंट और फायर में हमें दो चीजें करनी पड़ेगी अगर हम प्रोग्रामर बन रहे हैं तो। वैसे मैंने 4 के 4 चीजें ऑटोमेटिक करी, इवेंट्स भी खुद बनाए हैं, फायर भी खुद किया है, रजिस्टर भी खुद किया और हैंडलर भी खुद बनाए। तो किसी ने कोई ना कोई तो बना रहा है ना, तो आप एज ए डेवलपर आपको सब आना चाहिए। वो अलग बात, मैंने नहीं सीखा है तो आप कहीं और से सीखो। इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ सकते हो, क्योंकि सारी बातें मैं सिखाऊंगा तो हमारा जो कंटेंट है वो जो है कई महीने चल जाएंगे। तो इतना नहीं सिखाएंगे, हिसाब से सिखा रहे हैं, बस बता रहे हैं आपको जिससे आपका काम चल सकता है। इवेंट्स जो है हमारा वेरिएबल और ऑब्जेक्ट्स होता है। आप कहोगे इवेंट्स क्या है, वेरिएबल्स होते हैं। फायर अगेन एक फंक्शन है। फायर होने पे क्या होगा, हैंडलर कॉल होगा। रजिस्टर करने का मतलब, रजिस्टर क्या है, एक ऑपरेशन से हम कनेक्ट करते हैं, किसी वेरिएबल में कुछ असाइन करते हैं। 4 ऑपरेशन है। अब देखो क्या इवेंट, जैसे हम कह रहे हैं क्या ये फेसबुक हुआ ना, हमने क्या किया, इस पे एक बटन एलिमेंट लगाया है, तो जिसने वो एलिमेंट बनाया है उसने क्या किया, प्रोग्रामिंग में इसका इवेंट भी बनाया हुआ है। उस इवेंट का क्या नाम रखा है, ऑन माउस क्लिक या ऑन क्लिक रखा हुआ है। तो जो जिसने एलिमेंट बनाया, एलिमेंट हमने नहीं बनाया ना, जावास्क्रिप्ट वालों ने बनाया है। तो जावास्क्रिप्ट वालों ने एलिमेंट ऑलरेडी बना करके दिया है आपको, और एलिमेंट के साथ, सॉरी, HTML वाले ने एलिमेंट बनाया और एलिमेंट के साथ साथ क्या बनाया है, उसका इवेंट भी बनाया। इवेंट जानते हो बनाया, जैसे क्लिक इवेंट है तो उसके लिए पूरी हार्डवेयर प्रोग्रामिंग करी हुई है। एलिमेंट का जितना सरफेस है उस सरफेस पे अगर माउस जाएगा और क्लिक करेगा, जब तक आप क्लिक नहीं करोगे वो इवेंट फायर नहीं करेगा। समझ जरा। तो दो चीजें तो आपको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी प्रोग्रामिंग में। एक, इवेंट्स बस आपको सुनना है कि सर ने कहा क्लिक इवेंट पे काम करना है, क्लिक पे काम करो। सर ने कहा कि माउस मूव पे काम करना है, माउस मूव पे काम करो। सर ने कहा कि कोई और इवेंट है तो उस पे काम करना है, मोबाइल पे काम करना है, फेस डिटेक्शन पे काम करना है, उस इवेंट्स को। तो आपको वो इवेंट ढूंढनी पड़ेगी, किसी ने बना करके दिया हुआ है। बिलीव करो, नए इवेंट्स बनाने का तो काम ही नहीं है आपका, इसलिए पढ़ने की जरूरत नहीं। पढ़ा हम इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि आपको नए इवेंट्स बनाने नहीं है, अदरवाइज आप बना सकते। सभी के सिंटेक्स है, सभी कुछ बना सकते हो। तो हमें कभी भी नया इवेंट्स बनाना नहीं है, जो बने बनाए इवेंट्स है उन्हीं को यूज करना है। तो ऑन क्लिक एक इवेंट है जो ऑलरेडी एलिमेंट के साथ है, उसको हम यूज करेंगे। तो हमें क्या मिल गया, ये इवेंट्स का मैं एक नाम दे देता हूँ। एक इवेंट्स है ऑन क्लिक, कुछ गलत लिख दिया मैंने। आप पूछो। देखो कहना है कि हर टैगर, हर एलिमेंट्स के लिए इवेंट्स जो बनाए गए हैं वो यूनिक है या नहीं है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। करीब करीब जो इवेंट, जैसे बटन का क्लिक, कई सारे एलिमेंट्स है। जैसे आप ध्यान से समझना जरा, ये देखो, ये डिजाइन देखो, ये आपको इनपुट दिख रहा है ना। आपने प्रोग्रामिंग में देखा है क्या कि इनपुट पे क्लिक करना होता है? आप कहीं कोई फॉर्म भरते हो तो इनपुट पे क्लिक करते हो क्या, कुछ करने के लिए? नहीं करते हो। तो देखो ये जो इवेंट है, एक एक एलिमेंट के साथ मोर देन 50 इवेंट्स जोड़े गए हैं। मोर देन 50 इवेंट्स है एक एक एलिमेंट के साथ, लेकिन एलिमेंट्स के बिहेवियर के अकॉर्डिंग आप कुछ इवेंट्स को, जो उसके कॉमन इवेंट्स है, आप यूज करते हो। जैसे बटन को हमेशा क्लिक करने के लिए नॉर्मल प्रैक्टिस में यूज करते हैं, लेकिन आप कई जगह देखोगे बटन के ऊपर अगर माउस ले जाओ तो उसका कलर चेंज, देख रहे हो, इसका कलर चेंज हो रहा है ना, थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिख रहा है क्या आपको? हाँ, तो माउस मूव करके बटन पे ले जा रहे हैं। हो सकता है कि आप कई बार इसके ऊपर भी ले जाओगे तो कर्सर चला जाएगा अंदर, फोकस हो जाएगा। तो इवेंट्स हमें क्या होगा, एक एक एलिमेंट के, जैसे क्लिक इवेंट है, सबके लिए क्लिक इवेंट बना करके दिया गया है। क्लिक समझ में आ रहा है आपको? सबके अलग अलग नाम कर दिए जाए तो एलिमेंट्स कितने हैं, 140 एलिमेंट है, और हर एलिमेंट के अगर 50-50 भी इवेंट्स कर दिए तो 50 मल्टीप्लाई बाई 140 कितने हो जाएंगे? जोड़ लेना कितने हो जाएंगे। इतने अलग नाम के इवेंट हो गए, जिंदगी भर में याद ही नहीं होंगे। ठीक है, आप देखो ना, आपसे इवेंट पूछा जाए तो एक इवेंट तो बताते हो क्लिक, और हम 20,000 इवेंट्स की बात कर रहे हैं। नहीं, आप कॉमन इवेंट्स की बात करो। जैसे
ऑन क्लिक हो गया, माउस ओवर हो गया, माउस लेफ्ट हो गया, फोकस आउट हो गया, फोकस इन हो गया। 10 20 25 इवेंट्स तो हम लोग प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं, फोकस इन, फोकस आउट, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं जिसको प्रैक्टिकली यूज करना पड़ता है। तो इवेंट्स इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप आगे प्रैक्टिस में इस बात को समझ पाओ। भाई आज हम लोग कैलकुलेटर बना के जाएंगे, जल्दी में तो नहीं होना आप लोग, होगे भी तो कोई बात नहीं, मैं तो पूछ रहा था बस। मैं कुछ पढ़ लेता हूँ। Abhinav, in events user interaction is involved and it work in response. Yes sir, agree sir, but that is conditioning events work in a certain occurrence. दीपक कुमार सानी कहना है सर लिसनिंग इवेंट्स हो सकता है, इवेंट्स लिसन करते हैं जैसे इवेंट्स होना, ठीक है। आप देखो ना, बच्चों को ध्यान देना, लिसनिंग इवेंट की बात बताओ, दो घर में दो बच्चे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, हमेशा लिसन क्या करते, गेट पे पापा आए नहीं आए, जैसे ही पता चला पापा आ गए गेट पे, इवेंट्स क्या हुआ, फायर हुआ तुरंत, मोबाइल को उठा के फेंक दिया, ठीक है, या फिर मोबाइल को कहीं और रख दिया, मोड चेंज होकर के हाथ में क्या आ गई, बुक आ गई, ये होता है इवेंट। तो इवेंट्स क्या कंटिन्यूअस प्रोसेस में काम कर रहा है, वो लिसन कर रहा है। तो लिसनिंग इवेंट, इवेंट क्या करता है, अकरेंस का वेट करता रहता है, वेट करता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस में वो चलता है, जैसे इवेंट आएगा वैसे ही काम स्टार्ट हो जाए। समझ में आ रहा है? तो ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में आप देख सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीजें इवेंट बेस्ड होती हैं। भाई आप जा रहे हो, आपको आपने कार बुक किया, कार आएगी तभी जाओगे, कार का आना इवेंट हो गया, बैठ गया, फिर चलना स्टार्ट किया। तो ऑन टाइम आप इतने इवेंट्स देखते हो, कोई लिमिट नहीं है, बस इवेंट्स को समझना, फील करना, प्रोग्रामिंग करना है। कुल मिलाकर के मैंने कहा क्या कि जितने एलिमेंट्स, हर एलिमेंट के साथ इवेंट्स हैं। तो अब आपको क्या करना है, इवेंट्स में, इवेंट्स अगर मैं कह रहा हूं तो एक टाइम, जिस टाइम पे कोई काम आपको करना है, एक अकरेंस का पता चलना, ठीक है। इवेंट्स कहा गया है, इवेंट्स की जो टेक्निकल डेफिनेशंस होती है, इवेंट्स क्या कहा गया है, इवेंट्स हम कहेंगे क्या, कुछ टेक्निकली अगर मैं लिख पाऊं तो मैं लिख देता हूं। It is a signal. It is a signal that provide some information to element that something happening. It is a signal that provides some information to element that something happening. कुछ हो रहा है, इसका सिग्नल देता है, ये सिग्नल देने का काम करता है। अब उस सिग्नल को आप कैसे यूज करो, क्या कर रहे हो, ये आपके ऊपर है, और फिर आप उसके बेसिस पे प्रोग्रामिंग करोगे, उसके बेसिस पे आप काम करोगे। इवेंट्स ये है। अब हमने कहा क्या, देखो हमने क्या कहा, इवेंट्स के साथ क्या है, इवेंट्स है और इवेंट्स के साथ उसका हैंडलर है, और फिर हम लोग काम करेंगे। इवेंट्स है, इवेंट्स के साथ हैंडलर है, फिर हम लोग काम करेंगे। तो कैसे काम करेंगे, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो, कैसे काम करेंगे हम, हैंडलर को कैसे यूज करेंगे, ये मैं कुछ एक पॉइंट्स आपको क्लियर करता हूं, फिर आप काम कर पाओगे, अदरवाइज काम आप नहीं कर पाओगे। तो हमने क्या कहा, हमने कहा क्या, देखना जरा ध्यान से समझना। हमने कहा कि इवेंट्स ऑलरेडी है, जैसे ऑन क्लिक इवेंट ऑलरेडी है, तो ऑन क्लिक इवेंट्स फायर होगा तो हमारा एक हैंडलर कॉल होगा, और हैंडलर क्या है, फंक्शन है। तो बटन के क्लिक होने पे एक फंक्शन को कॉल करना है, और वो फंक्शन हैंडलर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लिक वाले बटन को बताना पड़ेगा ना कि आपके क्लिक होने पे कौन सा हैंडलर कॉल हो रहा है। अगर हम बता पाए तो ठीक है, नहीं बता पाए तो दिक्कत है, वो काम हम नहीं कर पाएंगे। तो देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो, हम कैसे कर पाते हैं ये समझने की कोशिश करना। जैसे हमने अभी अभी डिजाइन बनाया है, ये हमारा डिजाइन है कैलकुलेटर का। मैं क्या चाहता हूं, मैंने यहाँ 5 लिखा, मैंने यहाँ पर 7 लिखा, और जब इस प्लस बटन को क्लिक करूंगा, मैं चाहूंगा क्लिक करूंगा तो ये दोनों सम हो और यहाँ पर नीचे दिखाई दे, यही तो चाहते हैं हम।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके क्लिक को हैंडल करने का। जब ये क्लिक हो तो कुछ हो जाए, समझो जरा, ये क्लिक हो तो कुछ हो जाए, तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? तो हमें सबसे पहले इसका वो इवेंट ढूंढना पड़ेगा। देखो पहला काम होगा कि इस क्लिक को, ये क्लिक किस बटन का है, प्लस वाले बटन का क्लिक की बात कर रहा हूं, इस प्लस वाले बटन के क्लिक पे हमें काम करना है, प्लस वाले बटन के क्लिक पे काम करना है। तो इस एलिमेंट का मुझे क्लिक इवेंट ढूंढना पड़ेगा और उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर किससे करना पड़ेगा? देखो ध्यान से इस डायग्राम को देखो, इवेंट्स रजिस्टर होगा किससे, हैंडलर से। तो अगर मैंने किसी एलिमेंट के इवेंट को ढूंढ करके उसको रजिस्टर कर दिया किसी हैंडलर के साथ, किसी हैंडलर के साथ रजिस्टर कर दिया, तो जब भी इवेंट फायर होगा तो ऑटोमेटिक उस हैंडलर को क्या करेगा, वो कॉल कर ले। मेरे पास ऑटोमेटिक उस इवेंट को कॉल कर लेगा। तो बात समझने की कोशिश करना है, ये हम काम कैसे करेंगे, देखो ध्यान से ये काम कैसे करेंगे। तो ये काम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना, इस पे आते हैं हम। अब देखो किसका इवेंट यूज करना चाहते हो, उस एलिमेंट को पहले पकड़ो आप, टीडी, ये पहला बटन प्लस वाला है ना, तो हमें इवेंट ढूंढना है, जितने जावास्क्रिप्ट के इवेंट है, जैसे इसका इवेंट हम यूज करना चाहते हैं तो आप इसके एट्रीब्यूट यूज करोगे, वही इवेंट है, ऑन लगाओगे। ऑन लगाने पे देखो कितने, ऑन ब्लर, ऑन कैन प्ले थ्रू, ऑन चेंज, ऑन क्लिक, ये सारे के सारे इवेंट्स हैं। और इंटेलिजेंट बनना है तो सब पढ़ लो, और नहीं इंटेलिजेंट बनना है तो कम से कम एक पढ़ो, ऑन, मैंने बोला सारे पढ़ लो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, किसी इवेंट्स पे काम करना है, तो हमने कहा ऑन क्लिक इक्वल्स टू, ऑन क्लिक इक्वल्स टू, इसको बताना है कि इस इवेंट्स को कौन हैंडल करेगा। ध्यान समझो, कौन हैंडल करेगा हमें बताना है। तो कौन हैंडल करेगा, ध्यान से समझो, जो हैंडल करेगा वो क्या, हैंडलर है, और उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। तो हमें एक फंक्शन बनाना, आप सभी को फंक्शन बनाना आता है, मैंने सिखा दिया है। तो आपको फंक्शन बनाना है, तो फंक्शन कहां बनाओगे, जावास्क्रिप्ट में बनाओ। अभी हम रैंडम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ऐसे ही लिखा हुआ है। अब मैं आपको लॉजिकल बता देता हूँ कैसे काम करना है, ध्यान से समझो जरा, कोड लिखना कैसे, ध्यान से समझो जरा। किसी भी जावास्क्रिप्ट फाइल में आप कोड कैसे लिखोगे, ध्यान से समझो जरा। किसी जावास्क्रिप्ट फाइल में अगर आपको कोड लिखना है तो आप सबसे पहले देखो, मान लो मैंने कहा कि जेएस फाइल, ये बताया जेएस फाइल मैंने बताया, इस फाइल के अंदर ये फाइल है, आपको सबसे पहले क्या करना है, एक एरिया डिफाइन करना है, और यहां पर डिक्लेयर ग्लोबल वेरिएबल्स, जितने ग्लोबल वेरिएबल्स है वो सभी के सभी आपको यहां पर डिक्लेयर करने हैं। ध्यान समझो, आपको मैं क्या करो, जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर जितने ग्लोबल वेरिएबल बनाने, आप क्या करो, कोशिश करो टॉप पे बना दो। आप कहीं भी बना सकते हो, लेकिन हमारी प्रैक्टिस कहती है कि आप टॉप पे बना दो, ठीक है। टॉप पे बनाने के बाद जो सेकेंड वाला पार्ट है, देखो जरा, सेकेंड वाला पार्ट है, यहां क्या करो, यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर क्या करो, डिक्लेयर इवेंट बेस्ड, जितने इवेंट बेस्ड हैंडलर है सबको टॉप पे बनाओ, मींस ग्लोबल वेरिएबल के नीचे बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, जितने अदर फंक्शंस है उसके नीचे, सुन जा रहे हो, जितने अदर फंक्शंस है उसके नीचे बनाओ। ग्लोबल वेरिएबल बनाने का क्या मतलब है, कैसे हम ये काम करें, तो देखते रहो, ध्यान से समझो जरा। अब मैं इस पूरे कोड को दोबारा से लिखता हूं, ध्यान समझना, इस पूरे कोड को मैं दोबारा से लिखता हूं। यहां पर मैं इसको क्लीन कर दिया मैंने कैलकुलेटर को। अब देखो प्रैक्टिकली हमें क्या करना है, ध्यान समझना, हमें ग्लोबल वेरिएबल, आप ये बताओ कि ये जो एलिमेंट है इनको हम वेरिएबल में पकड़ रहे हैं, ये एलिमेंट को अगर मैं किसी वेरिएबल में पकड़ रहा हूं तो वो वेरिएबल ग्लोबल होना चाहिए, लोकल होना चाहिए। लोकल समझते हो, जब किसी फंक्शन के अंदर हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, लोकल कहते हैं, और फंक्शन के बाहर बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ग्लोबल कहते हैं। आप ये बताओ, जो ये तीन एलिमेंट है इनको हमने एक एक वेरिएबल में पकड़ना है, तो ये वेरिएबल लोकल बनेंगे या ग्लोबल बनेंगे, क्या लगता है आपको, सोच के बताओ। ये तीन वेरिएबल लोकल बनेंगे या ग्लोबल बनेंगे,
ग्लोबल इसलिए बनेंगे क्योंकि प्लस पे भी एक्सेस होना है, माइनस पे भी एक्सेस होना है, मल्टीप्लाई पे भी, डिवाइड सभी पे एक्सेस होना है। तो हमें 3 वेरिएबल ग्लोबल बनाने हैं। तो ध्यान दो, हमने क्या किया, ऊपर के इन 3 वेरिएबल्स को पहले डिफाइन किया। हमने कहा वैर, जैसे बोला था वैर नंबर 1 इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हमने कहा क्या, टेक्स्ट नंबर 1। ये हमने कर लिया। शिफ्ट होम, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, हमने क्या किया, नंबर 2 एंड नंबर, अच्छा नंबर 3 नहीं, यहाँ पर वैर रिजल्ट, और यहाँ पर हमने क्या किया, टेक्स्ट, और यहाँ हमने क्या, नंबर 2। परफेक्ट, समझ में आ रहा है। 3 के 3 वेरिएबल बना लिया हमने, और हमने कहा क्या, ये ग्लोबल का कोड है। अब आते हैं हम इवेंट्स। इवेंट मीन्स फंक्शन बनाते हैं। तो देखो, कोशिश क्या करो, जब भी आप फंक्शंस बनाते हो, इवेंट के फंक्शंस बनाते हो, तो मैं प्लस बटन के क्लिक का फंक्शन बना रहा हूँ। प्लस बटन है तो हम उसको नेम कैसे देंगे, जरा समझने की कोशिश करना। हमने कहा फंक्शन दिया, और हमने क्या किया, प्लस और अंडरस्कोर लगाया, और अंडरस्कोर के साथ क्लिक लगा। देखो, जब अंडरस्कोर क्लिक में इवेंट लिख रहा हूं, ये भी फंक्शन है, लेकिन मुझे देख करके प्रॉपर समझ में आया कि ये हैंडलर वाला फंक्शन, समझ आ रही बात। मैंने अंडरस्कोर करके उसका इवेंट का नाम लिख दिया, क्लिक लिख दिया, तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये भी तो फंक्शन है। अब फंक्शन बनाते तो फंक्शन का नेम लिखते हैं और उसके अंदर आर्गुमेंट पास करते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझो जरा, जब भी आप इवेंट वाले फंक्शन बनाओ तो उसमें एक आर्गुमेंट आप पास कर दो अपने आप से ही। क्यों, कैसे, छोड़ दो इस बात को, उसके अंदर एक आर्गुमेंट पास कर दिया, उसका नाम रख दिया हमने ई, हमने आर्गुमेंट रख दिया। इसको भी हम समझेंगे आगे, ध्यान समझेंगे। कई सारे ऐसे काम करने हैं जो आप बड़े आराम से कर पाओ। जैसे किसी को प्रोजेक्ट बनाना है, क्या मैं कह रहा हूं, क्या एक प्रोजेक्ट बनाना, ये बनाना बड़े आराम से बना सकते हो अगर थोड़ा सा इवेंट कर, जैसे हमने कहा ड्रॉ एंड डिजाइन ऑन वेब पेज, कोई स्केच। चलो ये छोड़ दो, मैंने कहा क्या, ये पेंट ओपन कर लेता हूँ। ये पेंट देखा है आप सबने, पेंट वाला बॉक्स, या फिर जो मैं यूज कर रहा हूँ नोटपैड, ये भी देखा होगा आपने। मैं आप लोगों को एक टास्क दूंगा, मैं आपको टास्क क्या दूंगा कि जैसे ये है, ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कुछ लिखना है, जैसे मुझे लिखना है तो मैं बड़े आराम से ये लिख पा रहा हूँ। मैं आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, ये तो मैंने पेंट वाला एप्लीकेशंस बनाया। मैं कहता हूँ क्या, एक प्रोजेक्ट बनाओ जिसमें वेब पेज ओपन और मैं यहाँ डिजाइन बना पाऊँ और सेव कर पाऊँ। प्रोजेक्ट हो गया, नहीं हो गया? आप कुछ भी ड्रॉ कर लो और सेव कर पाओ। केवल इवेंट का गेम है। मुझे लगता है क्या 10 या 15 मिनट में आप वो गेम वो प्रोजेक्ट बना सकते हो। ठीक है, अगर आपको इवेंट सही समझ में आया, कौन सा किस टूल पे डिजाइन होना है वो समझ में आया, तो बड़े आराम से आप बना सकते हो। कोशिश करेंगे CSS वगैरह का थोड़ा सा पार्ट जब कवर हो जाएगा तो ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसमें कम टाइम लगना लेकिन दिमाग अच्छे से आपको पता हो जाए। लेकिन इवेंट्स में फोकस, जो टॉपिक में कवर करा रहा हूँ, जिसको कह रहा हूँ फोकस करो, तो बहुत जरूरी है उसको फोकस करो। तो ऐसे आप प्रोजेक्ट्स बड़े आराम से बना सकते हो और हम लोग यूज भी कर रहे हैं ऐसे। तो मैंने कहा ई और फंक्शन है, तो हमने कहा इसके अंदर कुछ लिखना, हमने ये फंक्शन बनाया। तो ये बताओ, प्लस क्लिक फंक्शन का जो नाम है यही हमारा हैंडलर हो गया, दिखाई दे रहा है आपको, ये हैंडलर हो गया। और हमने कहा कंट्रोल सी, दिखाई दे रहा है, ये हैंडलर हो गया। हमने कहा कंट्रोल सी, समझ आ रही बात? नहीं, हमने एक हैंडलर बना दिया, इसी हैंडलर को हमें किससे कनेक्ट करना है, इवेंट से कनेक्ट करना। तो ध्यान से देखो कैसे कनेक्ट होगा। मैंने कहा कंट्रोल सी कॉपी किया और कैलकुलेटर पे आ गया, और देखो आपको क्या करना है, कैलकुलेटर पे आ गए और ऑन क्लिक में ये फंक्शन कॉल कर, नाम लिखा मैंने और ये पैरेंथेसिस लगा दिया मैंने, हैंडलर कॉल हो गया। अब आपको कैसे पता चलेगा ये कॉल हुआ नहीं हुआ, तो इसके लिए क्या करो, देखो ये समझ में, ऑन क्लिक पे मैंने प्लस क्लिक लिख दिया। अब ध्यान समझना, ये प्लस क्लिक लिख दिया मैंने, यहां पर मैं आ रहा हूं, यहां पर सिंपल क्या कर दे रहा हूं, अलर्ट लगा दिया, क्लिक मैंने लिख दिया। अगर ये कोड चल गया प्लस पे, इसका मतलब है कि हमने कनेक्टिविटी हैंडलर की सही कर दी। तो स्टेप वाइज समझने की कोशिश करो। मैं यहां पर दोबारा से आ गया, मैं इस पेज को रिफ्रेश कर देता हूं,
और इस प्लस पे मैसेज आना चाहिए। परफेक्ट, सही जगह पहुंच गए प्लस पे। अब इस प्लस पे अगर हम पहुंच गए तो हमें क्या करना है, ये दोनों वैल्यू रीड करनी है। मैंने रीड करना सिखा दिया, देखो ध्यान समझो, ये रीड करना है कैसे सिखा दिया मैंने। अब देखो काम करते हैं, अब इस प्लस क्लिक की क्या जरूरत है, मुझे क्या करना है, नंबर 1 रीड करना है। कैसे रीड करूं, वेर नंबर 1 इक्वल्स टू, क्या करूं, वेर नंबर 1 डॉट वैल्यू। इसमें किसी को डाउट नहीं। फिर मैंने क्या किया, इसी की कॉपी बनाई, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसको क्या किया, नंबर 2 कर दिया, और इसको हमने क्या किया, नंबर 2 कर दिया। परफेक्ट। अब मैंने क्या किया, देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, मैंने कहा वेर आर एस रिजल्ट इक्वल्स टू, हमने क्या किया, नंबर 1 प्लस नंबर 2। ये हो गया, दोनों को सम कर दिया हमने, ठीक है। अब इसको देखेंगे स्ट्रिंग सम कर रहा है या फिर नंबर कर रहा है, वो भी देखेंगे। अब ये बताओ, इस रिजल्ट को कहां स्टोर करना है, इसके अंदर। हमने वैल्यू से पढ़ा था, देखो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में लिखोगे तो पढ़ने का काम होगा। अगर लेफ्ट हैंड में लिखे, अब लेफ्ट हैंड में हमने क्या किया, देखो चेंज करना है, क्या करना है, हमने लिखना है यहां पर वेर रिजल्ट डॉट, क्या, कौन सा वैल्यू, इसकी वैल्यू को तो चेंज करना, इक्वल्स टू हमने क्या लिखना है। ये बात समझ में आ रही सभी को, हमने ऐसा लिख दिया। अगर ऐसा लिख देंगे और इसको रन कराएंगे, देखो जरा ध्यान से, ऐसा लिख दिया, रन कराया। अब मैंने क्या किया, यहां पर दिया 10 और यहां पर दिया 20, तो यहां पर 30 होना चाहिए, 10 20 चल गया ना। हमने इवेंट्स के अंदर इवेंट्स को, तो आपको यहां पर समझने के पॉइंट्स, क्या आपने एलिमेंट से वैल्यू रीड करना समझ लिया, क्या एलिमेंट को चेंज करना समझ लिया, क्या आपने इवेंट्स की मीनिंग समझ ली, इवेंट को हम हैंडलर के थ्रू कैसे कनेक्ट कर रहे हैं ये आपने समझ लिया। और करने के बाद अभी 10 20 हुआ तो स्ट्रिंग हो गया, क्यों, देखो समझो जरा, जो मैंने वैल्यू रीड करी वो क्या हुआ, वो स्ट्रिंग है। हमें इसको नंबर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टाइपकास्ट। टाइपकास्ट करने के लिए हमने कहा था कैसे हम कर सकते हैं, यहीं पे टाइपकास्ट कर दो, क्या करो, नंबर ले लिया आपने, और नंबर में आपने इसको ऐसे इसको टाइपकास्ट कर दिया। फिर इसको भी किस में टाइपकास्ट कर दे रहे हो आप, नंबर में आपने टाइपकास्ट कर दिया। देखो जरा, अब ये नंबर में अगर टाइपकास्ट हो गया तो अब ये न्यूमेरिकल सम देना चाहिए, कोशिश करो। कहाँ गया ये, मैंने कहा यहां पर 10 दिया और यहां पर मैंने 20 दिया, और मैं इस प्लस पे क्लिक करता हूं। अब मैंने प्लस बता दिया, क्या माइनस कर पाओगे, मल्टीप्लाई कर पाओगे, डिवाइड, समझ करके, कॉपी पेस्ट करके नहीं। समझ में आ रहा है आपको कैसे करना, ठीक है। देखो आपका ये ग्रुप है, कुछ चीजें अब इसको करना है, 2 दिन का टाइम है ना आपके पास। कैलकुलेटर, रजिस्ट्रेशंस रीड करना है, कैसे रीड करना है, कैसे चेंज करना है, एट्रीब्यूट्स को कैसे यूज करना है, आपको प्रॉपर इसकी प्रैक्टिस करनी है। कायदे से अब आप लैब में बैठने लायक आज की डेट में हो गए, आज की डेट में आप लैब में बैठने लायक, कुछ करने लायक हो गए, आप बड़े आराम से आप कुछ कर सकते हो। आप थोड़ी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, करना है। 2 दिन कल हम क्लास नहीं ले रहे, 2 दिन का आपके पास टाइम है, आपको प्रॉपर पढ़ना है उसको। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा 1 सेकेंड, 28 वाला बैच है ना, 28 जैन का बैच है, इसमें मैं दोनों शेयर कर रहा हूँ अभी, नहीं तो छूट जाते हैं। और कोई क्वेश्चन हो जो आपको ना समझ आए, ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, स्टूडेंट भी बता देंगे, मैं भी बता दूंगा। मैंने कहा दिस पीसी के अंदर, सी ड्राइव के अंदर गए, कहाँ बनाया था यार हमने, कहाँ बनाया, मुझे नहीं मिल रहा, तो हम कैसे जा सकते हैं, यहाँ पर गए और यहाँ पर जाने का राइट क्लिक करो और रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, ये आ रहा है। यहाँ पर कौन सा बैच था भाई, डेस्कटॉप पे आ गया, ये डायरेक्ट डेस्कटॉप पे ही बनाया था क्या हमने, दोबारा से करते हैं यार इसको। अभी सही आया, ठीक है, फुल स्टैक ये। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको कैल्सी और
कैलसी, ये दोनों फाइल को यहाँ से उठाता हूँ मैं और आपको पता चल जाएगा। देखो पहली बार आपको सारे कॉन्सेप्ट देख के भी बनाए, एक बार के बाद 2 बार 3 बार एक ही प्रोजेक्ट को बनाने की कोशिश करो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। एट्रीब्यूट प्रॉपर वैल्यू रीड करना प्रॉपर समझ में आना चाहिए। जिसको नहीं समझ में आया नेक्स्ट लेक्चर में मुझसे पूछेगा या फिर ये व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं आप सभी, ठीक है। ये करना है और पैरेलली मैं क्या करूँ, अभी तक के नोट्स जो है फाइल पे गया, मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, पीडीएफ पे गया मैं, फंक्शन के नेम को ना स्मॉल लेटर में लिखने की प्रैक्टिस में। अच्छा वो इवेंट्स वाले में मैंने अपना स्टैंडर्ड बताया कि जब इवेंट्स वाला काम है तो स्मॉल लेटर के बाद लास्ट में अंडरस्कोर लगा करके लिख देना, ठीक है। कोई कुछ और कह रहे हैं? मैंने कहा ना पास करो, बस पास करो। यूज करेंगे आर्गुमेंट को, यूज करेंगे, बहुत सारे काम होते हैं आर्गुमेंट्स पे। मैंने कह दिया कि आप प्रैक्टिस बना लो कि आप जब बनाओगे इवेंट्स तो एक आर्गुमेंट पास कर दोगे। आप पूछ सकते हो कि सर इस आर्गुमेंट का करेंगे, ठीक है। अगर मैंने पास करने को बोला तो बाय डिफॉल्ट आप रूल्स बना लो कि मुझे पास करना है चाहे यूज हो या ना, ठीक है। तो ये कर लो, यूज होगा, ठीक है। उस दिन मैं बताऊं, इससे अच्छा मैंने पहले से ही प्रैक्टिस बता दी कि आप ये पास करो। सर ओपन नहीं हो रहा, मोबाइल पे ओपन नहीं करना है, लैपटॉप पे ओपन करना है कॉपी पेस्ट करके, ठीक है प्रिंस। और मोबाइल से मैं बार बार करो, मोबाइल से लेक्चर ना ज्वाइन करो, लैपटॉप से लेक्चर ज्वाइन करो। अगर आपको आवाज में दिक्कत आ रही तो एक मोबाइल से एक लैपटॉप से ऐसे कर सकते हो। यही था क्या? सारा डेटा आपके पास चला गया, ठीक है। नोट्स के साथ डेटा चला गया है। अब आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, फिर मिलते हैं मंडे सेम टाइम पे, ठीक है। मैं सेशन क्लोज कर रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल मिलके ही हम प्रोग्रामिंग करते हुए करें। समझ में आ रहा है अभी यहाँ तक? कर लोगे? करना है प्रैक्टिस। आप कोशिश तो करो, पहले बनाओ तो सही, लेक्चर्स को दोबारा सुनना, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करो, लिखने स्टार्ट करो फिर सुनना है। कई सारे बातें बोली मैंने, इवेंट्स की बातें बोली। देखो समझाने में क्या होता है, कई बार क्या होता है कि इतनी बातें ना बताऊं तो जल्दी समझ आ जाए। मैं कहूँ कि ये फंक्शन बना दो और जोड़ दो, बस चल जाएगा, तो ऐसे भी चलाते, लेकिन हमने इवेंट्स को एक्सप्लेन कर दिया। हाँ मैंने एमएसटी भेजी है। अच्छा पीडीएफ नहीं भेजा मैंने, ऐसा कैसे कर दिया यार। एक्सपोर्ट किया मैंने, पीडीएफ ही तो मैंने बोला था। अच्छा इसमें भेज दिया था मैंने, पीडीएफ में भेजना था मुझे। अच्छा मैंने गलत भेज दिया था, अभी सही भेज देता हूँ। प्रिंस सही कह रहे थे, मैंने फाइल का एक्सटेंशन गलत भेज दिया था, अभी ठीक है। आप ओपन करो, मैं सेशन क्लोज कर रहा हूँ।